बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ है आपको खुश रखे, आबाद रखे, आफ़ियत में रखे, आपकी मुश्किलात दूर फरमाए। काफ़ी अरसे के बाद सोलो सेशन में आपसे मुलाकात हो रही है। रमज़ान तो जैसा कि आप जानते हैं लाइव सेशन में ही गुज़रा है और इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि महीने डेढ़ महीने में एक बार एक तवील लाइव सेशन कम अज़ कम किया जा सके। कुछ दुख दर्द एक दूसरे से शेयर हो जाते हैं और कुछ वीडियोस का मैंने वादा किया हुआ था आपसे, उनमें एक कैरियर काउंसलिंग की वीडियो थी। अ, उसी को लेके आज आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। कुछ नोट्स मैंने लिए हुए हैं। एक्चुअली मेरा जो कि आप लोग जो मुझे सुनते आ रहे हैं उनको पता है कि आईटी मेरा प्रोफ़ेशन रहा 25 साल तक और मैंने इसमें हर तरह का काम किया, कुछ 1-2 जॉब्स भी की और ज़्यादातर हिस्सा जो है वो मेरा सर्विसेज में गुज़रा है, कंसल्टेंसीज़ में गुज़रा है आखिरी जो 5-6 साल हैं। और आज मैं आपके साथ अपने तजर्बे का निचोड़ शेयर करूँगा और इसकी ज़रूरत मुझे इसलिए पेश आई कि इंसान के पास जो भी हुनर, जो भी इल्म हो उसे बाँटना चाहिए और अल्लाह की बातें तो हम करते ही रहते हैं और करते रहेंगे अपनी सारी ज़िंदगी। लेकिन ये मेरा जो पेशा है इसमें आज मैं जिस जगह पे आ गया तो मुझे दिखाई देता है और अफ़सोस भी होता है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो इतनी शदीद कन्फ्यूजन का शिकार है, इतने मखमसे में पड़ी हुई है क्योंकि इंफॉर्मेशन का जो सैलाब है वो इतना तेज़ रफ्तारी के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा है और बेहंगम इंफॉर्मेशन है, ना उसका कोई सर है ना उसका कोई पैर है। तो हमारे जो बच्चे हैं और बच्चों पर क्या मौकूफ़ जवान लोग, प्रोफेशनल्स, जॉब्स करने वाले लोग, वो भी इसी दबाव का शिकार हैं कि आगे करना क्या है। एक तो महंगाई का जिन जो है वो आपको पता है बोतल से बाहर अरसा हुआ आ चुका और फिर ये दौर जो है वो इब्तला का है, इनसिक्योरिटीज़ का दौर है, सर्वाइव करना आसान तो बिल्कुल भी नहीं रहा। तो अक्सर मेरे ज़हन में आता था कि मैं अपने इस जो अल्लाह ताला ने 25 साल के मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनमें जो काम की बातें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ और मेरी गुफ्तगू का जो मरकज़ है, जो हदफ है वो यंग जनरेशन भी है और उसके साथ-साथ हर उम्र के लोग हैं और ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, वो भी इस वीडियो को लाज़मी सुनिएगा। आज की वीडियो में हम एक पूरे प्रोसेस में से गुज़रेंगे कि ये जो ऑनलाइन पैसा कमाना है, क्योंकि पूरी दुनिया अब इसी तरफ चलेगी। अब तो ऑनलाइन भी एक आपको पता है अबेंडेंट टर्म हो चुकी है। अब तो एआई के दौर आ गए हैं आगे। तो मैं इस मामले में कोशिश करूँगा क्योंकि मेरी ख़्वाहिश भी यही है और कोशिश भी यही होती है कि लोगों तक मुस्तंद मालूमात पहुँचा सकूँ। तो आज का हमारा मौज़ू है कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जा सकती है, अपने आप को इस काबिल कैसे बनाया जा सकता है कि सर्वाइव कर सकें, अपने घर वालों की किफ़ालत कर सकें। और इस मामले में मैं एक बात यहाँ पे अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो मेरा दौर था उसमें एक सहूलत मेरी नस्ल को मिली। आई थिंक एक्स जनरेशन है या वाई, आई डोंट नो, ऐसा ही कुछ नस्लों का आजकल बनाया हुआ जनरेशन्स का। हम लोग हैं, मतलब मेरी जो बर्थ है वो 1979 की है और हम लोग जब 20s में आईटी में आए तो हमारे पास एक फ़ैसिलिटी थी जो आजकल की नौजवान नस्ल के पास नहीं है। इंटरनेट ज़्यादा फ़ास्ट नहीं था, ज़्यादा इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ये टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं था। तो हमारे करियर में एक्सपायरी रेट बहुत लंबा था, खुला-डुला था। मतलब अगर किसी ने 18-20 साल, 22-23 साल की उम्र में काम शुरू किया है, लर्निंग शुरू की है, एक्सपीरियंस लेना शुरू किया है, तो वो 40-45 तक, मेरी उम्र तक पहुँचते-पहुँचते भी कुछ थोड़ा-सा अपनी इज़्ज़त बरकरार रखते हुए कुछ कमा सकता था। अब जो नस्ल आ रही है इनसे मुझे सबसे बड़ी हमदर्दी ये है कि इनके ऊपर दबाव बहुत है, हमारे बच्चों पे बहुत दबाव है। टेक्नोलॉजी जो है वो अब एक वॉरफेयर बन चुकी है और वो इतनी तेज़ी से शेप शिफ्टिंग कर रही है कि मेरे जैसे लोग, अब तो मैं इन टच नहीं रहता, ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन कुछ ना कुछ तो मैं बाखबर रहने की कोशिश करता हूँ। काम नहीं करता, इतना फ़र्क पड़ा है। तो जो कुछ मैं देखता आ रहा हूँ ना,
उसमें आप यूँ समझिए कि हर 3-4 महीने के बाद कोई ना कोई नया सिनेरियो बिल्ड हो जाता है। और इस मामले में अल्लाह ताला हमारे बच्चों पे रहम फरमाए, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। सिलेक्शन करना, करियर को डिसाइड करना कि किस तरफ जाना है, वक्त बहुत ज़ाया हो रहा है, उम्र बहुत ज़ाया हो रही है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इसी मामले को आज हम लेके चलेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट मैं डिस्कस करना आपसे चाह रहा हूँ, कुछ मेरे पास नोट्स हैं, रैंडम नोट्स हैं, जल्दी-जल्दी में लिए। मेरा इस हफ़्ते का प्लान नहीं था वीडियो करने का, लेकिन चूँकि पूरा रमज़ान भी लाइव सेशन गए और फिर इस हफ़्ते भी ना आता तो अगले हफ़्ते वीडियो आती, तो फिर इंतज़ार लोग कर रहे होते हैं तो मुनासिब नहीं होता। तो सबसे पहली बात कि कभी किसी यूट्यूबर से, कभी किसी एक्सपर्ट से, कभी किसी मेंटोर से उसका ऑनलाइन कोर्स ना खरीदें। ये बात मैं बच्चों को भी कह रहा हूँ, यंग जनरेशन को, जो लोग जॉब्स कर रहे हैं उनसे भी कर रहा हूँ, और ख़ास तौर पे जो हमारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, घरों में बैठे हुए हैं, जिनको आईटी का ज़्यादा पता नहीं है, जो बच्चों पे डिपेंडेंट हैं, बच्चे जैसे कहते हैं उन्होंने वैसे ही करना है, तो उस पे वो परेशान हो जाते हैं। बच्चे डिमांड्स करते हैं आगे, ये वाला कोर्स करना है, ये वाला कोर्स करना है। ऐसा कभी ना कीजिएगा, ना अपने बच्चों को करने दीजिए। ये वीडियो अपने पास संभाल के रख लीजिए इफ़ यू आर अ पेरेंट। और अगर आप यंग जनरेशन में से हैं, जॉब कर रहे हैं, तो इसको पूरे गौर से देखिएगा। ये एक बहुत संजीदा और बहुत मुफीद वीडियो साबित होगी इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से। अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमाए। तो ऑनलाइन कोर्स ना करने दें कभी, ना खुद करें। कोई ऐसा नॉलेज नहीं है, कोई ऐसी शय नहीं है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो यूट्यूब पे फ्री में नहीं पड़ी हुई। उसको ढूंढने का आर्ट आना चाहिए। और कोर्स मतलब ये नहीं है कि कोर्स गलत होता है। कुछ लोग गलत होते हैं, कुछ ठीक भी बनाते हैं, अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जैसे मैं शेयर कर रहा हूँ। ऐसे जो लोगों को 15-15, 20-20 साल हो गए हैं काम करते हुए, वो अपने कोर्स बनाते हैं, उनको लॉन्च करते हैं। उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन असल बात ये है कि जो सीखना चाह रहा है, जिसके पास वसाइल ही, अगर पैसे हैं तो आप ले लें। अगर आपके हालात बहुत अच्छे हैं तो आप कोर्स परचेज़ कर लें, उसमें कौन सी परेशानी वाली बात। लेकिन अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं, अगर आपकी सैलरीज कम है, और आपको यूट्यूब पे कोई बंदा कहता है जी मेरे पास से आप ये एसईओ का कोर्स ले लें, ये वेबसाइट का कोर्स ले लें, और आप मेरे से यूट्यूब को इस पे वीडियोस को कैसे वायरल करते हैं, टिकटॉक कैसे चलाते हैं, इस किस्म का आपको कोर्स ले लें और आप वायरल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। लर्न करना पड़ता है, डिग करना पड़ता है, डाटे को निकालना पड़ता है, टाइम लगता है। कोर्स लेने की कोई मोहताजी आजकल नहीं रही है। और जो कमी कोताही थोड़ी सी रह जाती है, और देखें ना, 3 तो मीडियम्स हैं। सबसे पहले तो उर्दू में डाटा निकाल लें, यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, लोग शेयर कर रहे हैं। और उसके बाद जो है वो इंडिया में इतने लोग काम कर रहे हैं, इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। कभी तो हमसे पीछे होता था, अब तो गए दिनों की बात हो गई। और उसके बाद फिर इंग्लिश में बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं जो आपको फ्री में सिखाते भी हैं, फॉर द सेक ऑफ व्यूज़, फॉर द सेक ऑफ कम्युनिटी। इसके पीछे बहुत लंबा चौड़ा चक्कर होता है कि वो क्यों सिखा रहे हैं, लेकिन डाटा अवेलेबल है, सिखाया जाता है। फिर फोरम्स होते हैं, कम्युनिटीज़ बैठी हुई होती हैं, वहाँ पे डिस्कशन बोर्ड्स होते हैं, आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। आपको पता है रेडिट है, फिर कोरा है, इसी तरह से स्टैक, ये जो है ब्लू स्टैक वगैरह पड़े हुए हैं, सब कुछ अवेलेबल होता है। यहाँ से फिर हम हटते हैं तो फिर गूगल है, गूगल पे आर्टिकल्स होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं, वेबसाइट्स हैं, भरी हुई हैं। डाटा जो ढूंढना चाहेगा उसको मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। कोई ऐसा देखें, मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आज तक कोई कोर्स नहीं खरीदा, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं कोशिश करता था, ढूंढता था, ज़ोर लगाता था, मुझे सवाल का जवाब मिल जाता था। और इस मामले में एहतियात करने की ज़रूरत है, इस पर गौर करने की भी ज़रूरत है। अगर आपको बच्चा आके कहता है कि मैंने ये कोर्स लेना है, फ़लाँ कोर्स लेना है, उसे ये वीडियो मेरी दिखा दीजिए। और उसके बाद दूसरा एक बड़ी बीमारी हमारे अंदर शुरू हो गई है। मैं जो असल मुद्दा है उस पर आहिस्ता आहिस्ता उतरता चला जाऊँगा। अभी तो कुछ चीज़ें जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ कन्फ्यूजन है, उनको डिस्कस कर रहा हूँ। अमेज़ोन के बिज़नेस से डायरेक्ट कभी शुरू ना कीजिएगा। अगर बच्चे आके आपको कहते हैं कि हमने अमेज़ोन में लर्निंग करनी है, तो कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ है, उन्हें सिखाइए अमेज़ोन, बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। अमेज़ोन में ड्रॉप शिपिंग है, फिर FBA है, उसमें जाना पड़ता है, फिर आप बहुत सारी चीज़ों में से गुजरते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग और लॉट ऑफ अदर स्टफ इज़ इन्वॉल्व्ड।
तो उसमें बूट कैंप्स होते हैं, वहाँ पे जाके मैं ये कहता हूँ कि आपको लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। मेंटोर्स हैं, आप उनको ज्वाइन करते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर जो इस वक्त केस स्टडी में लेके आया हूँ, वो इन सारी चीज़ों से हट के है। अमेज़ोन का मैंने अभी आपको इसलिए कहा है कि बच्चे जब ग्रुप्स बैठे हुए हैं, उन्होंने स्पेशली छोटे छोटे शहरों में खुम्बियों की तरह, मशरूम्स की तरह अपने ऑफिस खोले हुए हैं। बच्चे जब जहाँ वहाँ पे जाते हैं, तो वो बच्चों को बजाय सिखाने के उनको इन्वेस्टमेंट लाने के ऊपर कन्विंस करना शुरू कर देते हैं कि आपको प्रॉफिट देंगे, आप इन्वेस्टमेंट कर लें, प्रोडक्ट में आप शेयर ले लें, हमारे साथ मिल के काम कर लें। ऐसा अगर बच्चा आपका गया है 2-3 महीने के बाद आके आपको कह रहा है, या अगर आप खुद गए हैं और आपको जो टीचर आपका है जहाँ पे आप काम सीख रहे हैं, अगर वो आपको इन्वेस्टमेंट्स की कोई बात करता है, तो आप उस कारोबार के बारे में कुछ भी नहीं जानते। आपका उसमें ना तो तजर्बा है, ना महारत है, और ना ही आपकी उसके बारे में कोई एजुकेशन है। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ये की फैक्टर आपको बता रहा हूँ कि अमेज़ोन में इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं करनी जब तक आपको कम से कम 1 साल उसको लर्न करते हुए ना हो गया हो। और बहुत सारे इसमें रास्ते होते हैं, वीए की जॉब्स निकल आती हैं, थर्ड पार्टी बहुत सारी सर्विसेज आप दे सकते हैं। उसके बाद कोई कॉर्पोरेट जॉब आप कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लर्न करना होता है। घर वालों के पैसे उजाड़ना, छोटी छोटी बातों पे इन्वेस्टमेंट उनकी लगा देना, हार्ड अर्न मनी होती है। इस चीज़ से बचने की कोशिश करनी चाहिए, हर हाल में अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, अब मेरा इस मामले में जो ज़ाविया नज़र है वो थोड़ा डिफरेंट है। लालच तो पड़ता है, लालच तो बहुत पड़ता है बच्चों को। उस पे डिस्कस करता हूँ आगे जाके, जब वीडियोस में बताते हैं लोग कि हम इतना कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, ऐसे हो गया, तो बच्चे परेशान तो होते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पैसा जो है वो ईज़ी मनी कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती। आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स। इवन के डाकू के यहाँ भी आसान पैसे का, आसानी से कमाई गई रकम का कोई वजूद नहीं है। हत्ता कि जुए में भी देर इज़ नो ईजी मनी। और सबसे पहले अगर आपको अर्न करना है, ऑनलाइन अर्न करना है, ऑनलाइन के नाम पे कुछ भी करना है, मैं भी ऑनलाइन को अनजिप करता चला जाऊंगा, इसमें सारा कुछ निकालूंगा, वीडियोस भी निकालूंगा, यूट्यूब भी, टिकटॉक भी, कंप्यूटर कोर्सेज भी, सब कुछ लेके आऊँगा इसके अंदर। आहिस्ता आहिस्ता एक तरीके से चलते चले जाएंगे। अगर आपको कुछ भी करना है आईटी में, सबसे पहले बेसिक टूल्स को करना पड़ता है, और करना चाहिए। अपनी बुनियादों को मजबूत करना होता है सबसे पहले। और सबसे पहला जो हमारा करने वाला काम होता है वो ये होता है कि हम अपने सर्वाइवल का बंदोबस्त करें। कोई भी पेशा हो, कोई भी काम हो, मैं उसकी कभी भी वैल्यू को रिस्पेक्ट नहीं देता जब तक वो मुझे सर्वाइव नहीं करवा रहा। फॉर एग्जांपल, अमेज़ॉन सीखना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, आता हूँ इन चीज़ों पे भी इंशाल्लाह। कोई भी ऐसा काम करना चाह रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि आप दिनों में अमीर हो जाएंगे, तो चलें, एक इल्यूशन के पीछे तो पड़ गए, क्रिप्टो वगैरह हो गई, इस किस्म की चीज़ें हो गई हैं। तो लेकिन 2 काम तो करने नहीं है। एक तो ये कि घर वालों से इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी, और ना ही घर वाले इन्वेस्टमेंट दें। और दूसरी बात ये है कि काम को सीखने के साथ साथ अपने घर वालों का ब्रेड एंड बटर भी अरेंज करना है। फॉर एग्जांपल, आज के दौर में कम से कम 70-80 हज़ार, 1 लाख रुपया तो अल्लाह के बंदों कमाना सीखो। इतनी बड़ी रकम नहीं है। मैं इसको इतने आराम से नहीं कह रहा। जो लोग फंसे हुए हैं, मुझे पता है उनको लगता होगा कि पता नहीं कैसे ये इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का टारगेट आसान है। सबसे पहले इसको पकड़ो। फॉर एग्जांपल 20-25 हज़ार से शुरू कर लें कि मेरी जो घर की बिलिंग है, जो मेरी ग्रॉसरीज हैं, मैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ। अगर एक यंग स्टूडेंट है, वो एजुकेशन से फ्री हुआ और उसको डिफरेंट, उसने ऑप्शंस को स्टडी किया, और उसे लगा कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर लूँ, यूट्यूब पे आ जाऊँ, मैं ऑनलाइन कोई कोर्स बाय कर लूँ, मैं अमेज़ोन में इन्वेस्टमेंट्स कर लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसके साथ साथ डिसाइड कर लिया ना कि प्रोफेशन ये बनाना है अपना, आईटी में आना है, तो अब सबसे पहले ये है कि ऐसा कौन सा काम हो सकता है कि मेरे ये जो प्रोजेक्ट्स हैं मनी मेकिंग के, ये उसके साथ साथ चलते रहें और मेरा सर्वाइवल शुरू हो जाए। तो इस मामले में मैं आपको कुछ आइडियाज़ देना चाहूँगा, उनको गौर से सुनिएगा। और ये आइडियाज़ मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ़ तरह से अभी निकलते चले जाएंगे। एजुकेशन की कोई ख़ास इसमें शर्त नहीं होती है। डिग्री का कॉन्सेप्ट कुछ लोग शायद माइंड कर जाएं, अब तो नल हो गया। इट्स ऑल अबाउट मनी दीज डेज, मनी इज़ पावर नाउ। तो उसमें ये है कि सबसे पहले
ऑपरेटिंग सिस्टम आना चाहिए, विंडोज़ आनी चाहिए, और अगर मैक है, अगर आप मैक यूज़र हैं तो आपको मैक का ओएस आना चाहिए। आमतौर पे तो विंडोज़ से ही स्टार्ट लिया जाता है पाकिस्तान में, और ये 1-2 दिन की बात होती है, बहुत छोटे से होते हैं। आप यूट्यूब पे कोई भी 2-4 वीडियोस पकड़ें, आप विंडोज़ वगैरह थोड़ी सी लर्न कर लें। इसके लिए किसी कंप्यूटर कॉलेज में जाने की, कहीं पे कोई कोर्स वगैरह स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 2-4 दिन लगा के आप वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख लें, ताकि कोई डॉक्यूमेंट की टाइपिंग वगैरह है, थोड़ा सा इन पेज छोटा सा आना चाहिए, जिसमें अगर आपको कि आप लोकल मार्केट में बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान है, मैं फ़ॉरेन में भी आपको लेके जाऊंगा, मैं ये बताऊंगा कि बाहर कैसे काम होता है। लेकिन पाकिस्तान में बैठे हुए ये हो नहीं सकता कि अगर अरब कंट्री में कोई बैठा हुआ है या कोई अमेरिका में बैठा हुआ है तो उसको इंग्लिश टाइपिंग ना आती हो, टाइपिंग से बराबर लिख ना सकता हो। अपनी लोकल लैंग्वेज में काम करना लाजमी सीखना चाहिए। इन पेज में होता क्या है, कुछ भी नहीं, कीबोर्ड होता है, उसको एक दफ़ा देख लें, रोमन उर्दू की तरह आप टाइप करते हैं, थोड़ी सी 5-6 दिन 10 दिन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको टाइपिंग करनी आ जाएगी। इन पेज आपके हाथ में होना चाहिए। उसके साथ वर्ड में कोई ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई डॉक्यूमेंट, कोई एग्रीमेंट को टाइप करना पड़ गया है, कुछ भी कोई प्रपोजल बनाना पड़ गया, अपना सीवी ही बनाना पड़ गया, तो आपको पता हो कि मैं इसमें थोड़ा बहुत 1-2 वीडियोस 3-4 देखने के बाद आप उसमें काम कर सकें। उसके बाद आते हैं मसल चीज़ की तरफ, फ़ोटोशॉप, एडोबी फ़ोटोशॉप। अप्रॉक्सीमेटली अगर कोई 4 से 5 दिन या 1 हफ़्ता, इफ़ यू आर सो डल, इफ़ यू थिंक यू आर सो डल, तो 7 डेज़ अगर आप यूट्यूब पे एक तरफ वीडियोस लगा लें, और कोर्सेज़ पड़े हुए हैं, फ्री में पड़े हुए हैं, लोग करवाते हैं। कुछ मैंने वीडियोस तो ऐसी भी देखी जो 8-8 10-10 घंटे की हैं, और साथ में अपना लैपटॉप या अपना पीसी रख लें। लैपटॉप्स के ऊपर भी मैं डिस्कस करूँगा कि कौन सा लेना होता है, किस तरह काम करना होता है। वो आप ले लें और सीखते जाएं और प्रैक्टिस करते चले जाएं, सीखते जाएं, प्रैक्टिस करते चले जाएं। 1 हफ़्ते में आदमी फ़ोटोशॉप को जान लेता है, उसे थोड़ी सी टूटी फूटी फ़ोटोशॉप चलानी आ जाती है। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस होता है कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं। उसमें आप लगा लो कि आपको 1-2 महीने, 20-25 दिन, 1 महीना लग जाएगा, और वहाँ पे रुकना नहीं होता। फ़ोटोशॉप करने के साथ साथ थोड़ा सा इलस्ट्रेटर कर लो, बहुत थोड़ा सा। इलस्ट्रेटर से मुराद मेरी ये है कि अगर आपने, इलस्ट्रेटर तो बहुत बड़ा है, हर टूल बहुत बड़ा है, इसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ खड़ी हुई हैं, लेकिन आपको पता हो कि अगर आपको कोई ब्रोशर या कोई बैनर वगैरह पाकिस्तान में कुछ बनाना पड़ गया, उर्दू का, अरेबिक का, अगर आपको यूएई का कहीं से काम वगैरह आ गया, तो आप उसमें कुछ भी अपने टेक्स्ट वगैरह को, क्योंकि वेक्टर बेस होता है, मैं इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाता, मैं बिल्कुल सादा सादा बात समझाता हूँ कि इन पेज से उर्दू लिख के आप इलस्ट्रेटर में ला के उसको सेटिंग वगैरह आपको इतनी आनी चाहिए। 1-2 दिन की बात होती है। हाउ टू राइट उर्दू इन हाउ टू एक्सपोर्ट उर्दू इन इलस्ट्रेटर आप लिखें, और वेक्टर में आप थोड़ा सा काम करना सीख लें। और कुछ वेक्टर आर्ट है, वो फ्री पिक 1-2 साइट से, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच के साथ चलता चला आ रहा हूँ। इसमें से मैं आपको बहुत कुछ निकाल के दूंगा इंशाल्लाह। कुछ आपको वेक्टर का पता होना चाहिए कि वेक्टर, मैंने फ्री पिक एक वेबसाइट है, वेक्टर को थोड़ा स्टडी कर लीजिए, मैंने डाउनलोड कैसे करना है, उसमें से अगर कोई लोगो वगैरह आ गया है तो मैंने इलस्ट्रेटर में उसको कैसे एडिट वगैरह करके फ़ोटोशॉप में लेके जाना है या अपना काम वगैरह करना है, इतना सा काम आप उसमें से सीख लें। बेतहाशा पैसा कमा सकते हैं। उसके साथ साथ एक टूल आपको और करना होगा, उसका नाम है एडोबी प्रीमियर। उसको आप सीख लें, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग है, वीडियो एडिटिंग का टूल है, और इसमें वही कोई 10 दिन का मैक्सिमम कोर्स होगा, 8 दिन का कोर्स होगा, ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं है। देखें, इनमें से जितने भी टूल हैं ना, ये हर टूल एक पूरी पूरी दुनिया है। हमने इसमें सिर्फ इतना सीखना है जिनसे हमारा सर्वाइवल हो सके, हमारा ब्रेड एंड बटर स्टार्ट हो सके। राइट नाउ मेरा टारगेट जो है वो 70-80 हज़ार, 1,50,000 ये वाली अमाउंट्स हैं कि ये तो हम कमाना शुरू करें ना फौरी तौर पे, तो ये सीख लो। अब आपके पास आ जाएंगे 3 टूल्स, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1 महीने में आपने फ़ोटोशॉप किया, थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं टाइमलाइन को। 1 महीने में आपने फ़ोटोशॉप किया, और उसके बाद आपने 10-15 दिन में इलस्ट्रेटर कर लिया, और साथ में प्रैक्टिस आपकी चलती रही फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की, और फिर साथ साथ आपने प्रीमियर कर लिया, और फिर फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और प्रीमियर की आपकी प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी। प्रीमियर में आप करेंगे क्या, वीडियो आप मोबाइल से बनाएंगे, या कुछ छोटा मोटा आपने किसी का ऐड बनाना है तो उसकी एडिटिंग वगैरह आप सीख लेंगे, वॉइस ओवर्स वगैरह, जैसे माइक से मैं वॉइस ले रहा हूँ, इसको प्रीमियर में कैसे एडिट करते हैं, टेम्पलेट्स वगैरह कैसे होती हैं, एनिमेशन थोड़ी बहुत आप सीख लेंगे। कुछ हद तक आफ्टर इफेक्ट्स भी किया जा सकता है, लेकिन मैं उसको इस सतह पे, इस मुकाम पे रिकमेंड नहीं करता।
ये आपने 3 टूल कर लेने हैं। अब उसके बाद हम बनाएंगे स्ट्रेटजी, सर्वाइवल की स्ट्रेटजी। कोशिश करें कि आपको स्ट्रेटजी जो है वो बनानी आ जाए, हिकमत अमली जिसको कहते हैं, कि मैंने अब करना क्या है। कन्फ्यूजन के इस क्लाउड में आपको ये फ़न सीखना पड़ेगा कि इतनी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, इतना कुछ दुनिया में लोग मुझे बता रहे हैं, ये कर लो वो कर लो, जैसे नासिर इफ्तिखार बता रहा है, बहुत सारे लोग और भी बता रहे होंगे। इतना कुछ मैं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो मेरी इसमें स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, ये स्ट्रेटजी बनानी सीखो। और फिर स्ट्रेटजी बनाने के बाद उस स्ट्रेटजी को काबू करके उसको इम्प्लीमेंट करने का फ़न भी सीखो, कि इसको इनिशिएट कैसे करना है, ट्रिगर कैसे करना है। ये सबसे बड़ा आर्ट है। अगर किसी को ये आ गया, जैसे अभी मैं जो कुछ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेटजी। अगर ये हिकमत अमली आपको बनानी आ गई तो यू कैन डू एनीथिंग। आप जो भी चाहते हो आप कर सकते हो। उसके लिए सोचना पड़ता है, गौर करना पड़ता है, बैठना पड़ता है अपने आप के साथ, इन्फॉर्मेशन को खंगालना पड़ता है, सर्च करनी पड़ती है, मुख्तलिफ लोगों के ओपिनियंस को लेके उनको एनालिसिस उनका करना पड़ता है। उसके बाद एक रिज़ल्ट निकलता है जिसके ऊपर आपकी स्ट्रेटजी बेस करती है, इन्हिसार करती है। कुछ मिसालें आपको मैं देता हूँ, इनको गौर से सुनिएगा। फोटोशॉप सीखा, थोड़ा सा इलस्ट्रेटर सीखा, और कुछ हद तक प्रीमियर सीख लिया। तो अब थोड़े थोड़े ऑब्जेक्ट डिज़ाइनर हो गए और थोड़े थोड़े वीडियो एडिटर हो गए। यूँ समझ लो 20%, इतना लगा लो। अब ये सीख लिया। अब आपको क्या लगता है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो अगर मैंने पानी पीना है तो पहले मैं गिलास बनाने लग जाता हूँ? नहीं, मैं बाज़ार से गिलास ख़रीद लेता हूँ, तो मैं उसमें पानी डालता हूँ और पी लेता हूँ। इसी तरह से जब आप ये टूल सीख लेते हो तो आपको जब आपने काम करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ब्रोशर बनाना है, कोई इश्तिहार बनाना है, कोई आपने एडवर्टीज़मेंट डिज़ाइन करनी है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपने ब्लैंक पेज से शुरू करना है, ऐसा नहीं होगा। टेम्पलेटिंग करनी सीखो। अब जब टेम्पलेटिंग की बात आती है तो कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे फ्री पिक है, और इस तरह की आप फ्री टेम्पलेट्स, फ्री फ़ोटोशॉप टेम्पलेट्स अगर आप लिखोगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। फ्री रजिस्ट्रेशंस होती हैं और महदूद मिकदार में 8-10 तकरीबन आप डेली डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आपको ये आर्ट आना चाहिए कि बिज़नेस कार्ड की टेम्पलेट इंटरनेट से उतारी और उसको फ़ोटोशॉप में लेके गए, और आपको पता होना चाहिए नाम ऐसे चेंज करते हैं, लोगो ऐसे चेंज करते हैं, कलर ऐसे चेंज करते हैं। तो आपने बेसिक टूल सीखा हुआ है, तो आपने उसको एडिट करके अपनी मर्ज़ी का बना लिया। इसी तरह से कोई ब्रोशर आया तो आपने उसकी टेम्पलेट डाउनलोड की और उस पर 1-2 घंटे लगा के उसको आपने अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन कर लिया। अब मैं स्ट्रेटजी को लेके जाता हूँ थोड़ा सा आगे। मिसाल के तौर पे फ़ास्ट फूड के बिज़नेस को टारगेट कर लो। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने किया है, और मैं आपको वही बता रहा हूँ जिससे मैंने सर्वाइव किया है, और अभी तक मेरा प्रोसेस जो है वो एवरग्रीन है। जो भी आप में से इस पे चलेगा उसको फाइनेंशियल डैमेज नहीं आएगा, क्रंच नहीं पड़ेगा, उसको सर्वाइव करता रहेगा। और ये सारे प्रोजेक्ट जो बड़े बड़े हैं ना, ये साथ में सर चलते रहेंगे। अब ये करना क्यों होता है? असल बात ये होती है कि घर वालों का दबाव नहीं लेना होता। एक तो माँ बाप से पैसे पकड़ोगे, 2 लाख रुपया, 4 लाख, 5 लाख कहीं पे लगा दोगे, वो 1 महीने बाद कहेंगे पैसे लाओ, आगे से धोखा हो जाएगा, डिप्रेशन में चले जाओगे। तो कमाना शुरू करो, सबसे पहले कमाना शुरू करो, 20,000 25,000 कमाना शुरू करो, घर में बिजली का बिल दे दो, ग्रॉसरी डाल दो। सबसे पहले घर वालों का जो टेम्पर है वो कूल डाउन हो जाएगा, आप पे ट्रस्ट हो जाएगा, खुद आपको अपने ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा कि मैं अर्निंग करने वाला हो गया हूँ। फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो। अचानक जंप करने से कोई उसका हासिल नहीं होता। तो अब मैं कह रहा था कि फास्ट फूड के बिज़नेस को टारगेट कर लो। अब जब फास्ट फूड के बिज़नेस को टारगेट करोगे तो उसमें है क्या? उसमें ये है कि बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं, फिर ट्रांसलाइड्स हैं। कभी आप गए हो रेस्टोरेंट्स में तो आगे मेन्यू लगे होते हैं, उनके पीछे लाइटें चल रही होती हैं, ब्रोशर्स होते हैं और फूड के मेन्यूज़ होते हैं, इस किस्म की चीज़ें होती हैं। वो आप बनाओ। और अपने अगर किसी छोटे सिटी में, बड़े सिटी में हो तो मसला ही कोई नहीं है। अगर छोटे सिटी में भी हो तो आप तो हर छोटे से छोटे शहर में कोई 500-600 आपको पता है फास्ट फूड की, पिज़्ज़ा बर्गर की ब्रांचेस, रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, उनको टारगेट करो। उसमें आपको मैंने बता दिया है कि उनकी
पैकेजिंग होती है, बर्गर वगैरह के, पिज़्ज़ा वगैरह के बॉक्सेस होते हैं, उनके मेन्यूज़ होते हैं, होम डिलीवरी के उनके इन्वेलप्स वगैरह होते हैं जिसमें वो पैकिंग करते हैं, वो होता है, उनके बिल बोर्ड्स होते हैं, उनके कोई बिजनेस कार्ड्स होते होंगे, कोई ब्रोशर्स होते होंगे, कोई मेन्यू आइटम्स होती होंगी, लीफलेट्स होते होंगे जिनको वो लोगों के घरों में डिलीवर करवाते होंगे, मेन्यू की ट्रेज होती होंगी, वो जो जिसमें आपको बर्गर रखे थे उसके अंदर भी पेपर्स पड़े होते हैं, आपने देखे होंगे। इन चीज़ों को, स्टेशनरी को फ़ोटोशॉप में, कोरल ड्रा मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। अब सीख लो, वो भी 2-3 दिन का ही टूल है, कोई इतना बड़ा टूल नहीं है। तो इनको डिज़ाइन करो। डिज़ाइन कैसे करना है? चले जाओ, फ्री पिक है वेबसाइट, और बहुत सारी मिल जाएंगी जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ से सिलेक्शन करो अच्छी टेम्पलेट्स की। उन टेम्पलेट्स को ला के उनको काबू करना सीखो, उनके साथ फाइट करो। वो थोड़ी सी एक टेम्पलेट आप लेके आओगे ना, जैसे आपने कोई मेन्यू लेके आए हो, तो वो थोड़ा सा आपको खपाएगा, 2-4 दिन 5 दिन हो सकता है खपा ले आपको। जैसे आप बर्गर बॉक्स आपने डाउनलोड कर ली कहीं से टेम्पलेट, तो आपको शुरू में पता नहीं चलेगा कि इसको कैसे एडिट करना है। 1-2 दिन में काबू आ जाती है, समझ आ जाती है, हाथ में आ जाता है काम। उसके ऊपर करना क्या है, लोगो चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, उसका सारी इंस्ट्रक्शंस फाइल्स तो साथ में लगी होती हैं, बना बनाया प्रोजेक्ट होता है कि उसमें करने वाला बैकग्राउंड चेंज कर दो, काम हो गया। अब ये करने के बाद इसी कंटेंट की आप करो एनिमेशंस। फॉर एग्जांपल आपने एक फास्ट फूड का मेन्यू बनाया या आपने ब्रोशर बनाया, इसको ले जाओ अब प्रीमियर के अंदर, वहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा एनिमेट कर दो, बर्गर को घुमा दो, उसमें से आग निकाल दो, इस किस्म की चीज़ें निकाल दो, स्मोक दिखा दो, ग्रिल दिखा दो, इस किस्म की चीज़ें दिखा दो। और इजी है, उसके लिए भी टेम्पलेट्स आपको मिलेंगी, और ख़ुद भी करना आसान है, इतना मसले वाली बात नहीं। एनिमेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके एनिमेट करने की बात नहीं कर रहा। वो एनिमेशन एक अलग दुनिया है। सिर्फ अपने गुजारे के लिए एनिमेट करो, बड़ी तेज़ी से 15-20 सेकंड का एक रील सी उनकी एडिट कर दी, बर्गर आके लगा है, थोड़ा साइज़ बड़ा हो गया है, उसमें से आग निकल आई है, नीचे लोगो आके लग गया, इस किस्म की चीज़ें आप छोटी छोटी बना दो। अब आपके पास बन गया छोटा सा एक पोर्टफोलियो। सुनते जाना मेरी बात को। जब ये बन गया, कोई 5-10 ब्रोशर्स बना लिए, इस किस्म की चीज़ें बना ली, और घर में देखो कहाँ पे नज़दीक नज़दीक रेस्टोरेंट्स हैं। उसके बाद अपना लैपटॉप पकड़ो, लैपटॉप पकड़ के मार्केटिंग करनी शुरू करो। रेस्टोरेंट्स में जाओ, ओनर से मिलो, मैनेजर से मिलो, और उन्हें बताओ कि जी मैंने डिज़ाइन करता हूँ या डिज़ाइन करती हूँ, और ये मेरी कुछ चीज़ें हैं, अगर आप मुझे काम दें तो मैं आपका बड़ा अच्छा काम कर सकता हूँ, सस्ते में कर सकता हूँ, जल्दी करके दे सकता हूँ आपको। और जितने भी बिजनेसेस होते हैं ना, तंग आए होते हैं, अंदर की खबर आपको देख, अब प्रोडक्शन करवाने के लिए तंग आए होते हैं। कुछ बड़ी कंपनी को पकड़ लेते हैं, एजेंसीज़ को पकड़ लेते हैं, कुछ बड़े डिज़ाइनर्स को, प्रोफेशनल्स को, मैच्योर्स को पकड़ लेते हैं। उनके पास टाइम कम होता है, उनके चार्जेस ज़्यादा होते हैं, काम में कुछ में डिले भी आ रहा होता है, फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी पड़ रहे होते हैं। तो हर इदारा जो है वो छोटे से छोटा है या बड़े से बड़ा है, वो हमेशा आपको क्रिएटिव प्रोडक्शन में क्राइसिस का शिकार अक्सर नज़र आएगा। तो इस चीज़ का, वैक्यूम का, ये जो सैचुरेशन है, इसका फ़ायदा उठा लो थोड़ा सा। तो जाओ और जाके दिखाओ, लोगों को अपना काम दिखाओ, और उन्हें कहो जी आप मुझे अगर चांस दें तो मैं आपका काम सस्ता करके दे सकता हूँ। सस्ता करने से मुराद मेरी क्या है कि आपने पहली बार गए हो किसी रेस्टोरेंट में, थोड़ी रिलक्टेंट भी हो गए, मुंह से बातें भी नहीं निकल रही होंगी, समझ भी नहीं आ रही होगी, तो थोड़ा मजाक भी उड़ सकता है। 1-2-3 रेस्टोरेंट्स में जाओ, एक से निकलो, दूसरे में चले जाओ, दूसरे से निकलो, तीसरे में चले जाओ। एक आदमी ऐसा बीच में आपको मिल जाएगा जो आपको कहेगा कि यार ये हमारा लोगो बना दो, या हमारा ये ब्रोशर बना दो, या हमारा रेस्टोरेंट मेन्यू जो है ये देखो ये कैसा है, ये सादा सा बना हुआ है, इसको डिज़ाइन कर दो। कुछ और काम भी आपको दे सकते हैं जिनका मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। मिसाल के तौर पे आपको कह सकते हैं हमारी फेसबुक की कैंपेन कर दो, हमारा ये ऐड बना दो छोटा सा, क्योंकि जब आप जाएंगे, जब आप बोलेंगे तो कुछ होगा, अगला बंदा भी आगे से कोई बात करेगा। कुछ लोग हो सकता है आपको कहें नहीं करवाना काम, कुछ हो सकता है आपको कहें आपका एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ लोग हो सकता है आपको कहें कितने में करके देंगे। तो आप दो ऑफ़र, उन्हें बताओ। फॉर एग्जांपल आपको रेटिंग भी बता देता हूँ। कोई रेटिंग नहीं होती है, जो काम के पैसे होते हैं वो एक्सपीरियंस के हिसाब से होते हैं। ऑफिस कितना बड़ा है, बंदा कितना पुराना है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, पोर्टफोलियो उसका कैसा है, उसका अपीयरेंस में क्या, उसकी ग्रेस कितनी ज़्यादा है, काम का ज़रूरतमंद कितना लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें काउंट हो जाती हैं इसके अंदर। एक ब्रोशर जो है वो हो सकता है कि कोई 20,000 का बना के दे रहा हो, और कोई हो सकता है 2,000 का बना के दे रहा हो, तो कोई फिक्स रेट नहीं होता।
आपके हिसाब से लगेगा और आपके कस्टमर के हिसाब से लगेगा, सिचुएशन के हिसाब से होता है। तो करना क्या है, जो बंदा आपको लगे थोड़ा नरम दिल है, रिक्वेस्ट कर लो उसे, को जी मुझे चांस देते, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मुझसे काम करवा लें और पैसे मैं आपसे बहुत कम लूँगा। तो पूछें कितने पैसे लेने हैं, तो अगर वो आपको काम कहते हैं, फॉर एग्जांपल वो आप कहते हैं जी आप हमारा मेन्यू डिज़ाइन कर दो या हमारा ब्रोशर बना दो, हमने घरों में डिस्ट्रीब्यूट करवाने हैं, 1000 ब्रोशर बनवाने हैं, ये आप डिज़ाइन कर दो, 2000 बता दो, 3000 बता दो। अगर कोई हिम्मत वाला है तो फ्री कर दो, उन्हें कहो जी पहला काम फ्री कर देता हूँ, उसके बाद आप अगले काम देने का प्रॉमिस कर लें, काम मिलता है। सच आपको बता रहा हूँ, इस बात को अंडर एस्टिमेट ना करना। छोटे काम को कभी बुरा ना जानो, उसको कभी हकीर ना जानो। ऐसे ऐसे मेरे ज़िंदगी में अजायब हुए हैं जो मैं आपको बताऊं तो शायद कुछ लोग यकीन भी ना करें। डोर टू डोर मार्केटिंग आजकल के आईटी के दौर में भी बहुत मैजिकल रिजल्ट देती है, लेकिन एक तरीके से करनी होती है, हिकमत अमली के साथ करनी होती है, विजडम के साथ करनी होती है। इस सारे सिनेरियो में मैं ये कर क्या रहा हूँ, मैंने 4-5 रेस्टोरेंट्स में खज्जल ख़राब होने के बाद किसी रेस्टोरेंट का काम पकड़ लिया, तो क्या होगा, मुझे रोना पड़ेगा। मैं ब्रोशर डाउनलोड करूँगा, आता तो है नहीं है मुझे काम, मैं टेम्पलेट्स करूँगा, कुछ काम में ख़राबियाँ आएंगी, कुछ नुक्स पड़ेंगे, उनको फिर दोबारा ठीक करना पड़ेगा, फिर कोई दूसरे का काम देख देख के आइडिया होगा कि अच्छा उससे मिलता जुलता हो गया है, पहले इनका ये ब्रोशर था अब ये वाला बन गया है, तो मैं लेके जाऊँगा। और जब मैं लेके जाऊँगा अगर तो उनको पसंद आता है ठीक है, अगर वो कहते हैं नहीं मज़ा नहीं आया, दोबारा आऊँगा 2-3 ट्राई करने के बाद। पैसे तो उनसे कुछ ले नहीं रहा, कोई इतना बड़ा तो मैंने उनको प्रोजेक्ट उनसे ले नहीं लिया। तो जो ओनर्स होते हैं या जो मैनेजर्स होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं आपके साथ। तो मुझे मिल जाएगा एक आखिरकार रेस्टोरेंट का काम, मैं वहाँ पे ग्रो भी करूँगा, मैं वहाँ से एक्सपीरियंस भी लूँगा। फ़र्ज़ करो आपने 2-3 महीने 4 महीने एक रेस्टोरेंट के साथ काम कर लिया, पहले उनका छोटा सा आपने बिज़नेस कार्ड बना दिया, फिर आपने उनका एक ब्रोशर बना दिया, फिर उनका आपने फेसबुक के ऊपर छोटी सी रील बना के उनको दे दी, उनको समझ आ गई, मॉल्स होते हैं और बड़ी जगह होती हैं जहाँ पे आप छोटा छोटा काम कर सकते हैं। तो उन्होंने कोई आपको 5-6 हज़ार 10 हज़ार देना शुरू कर दिया। अब इस सारे चक्कर में एक और बड़ा अजीब काम हो गया, आपका पोर्टफोलियो बन गया है। पोर्टफोलियो आपका बना है ओरिजिनल, मार्केट का पोर्टफोलियो बना है। पोर्टफोलियो क्या कहता है कि आपने एक्स वाई रेस्टोरेंट का काम कर लिया है, अब आप अपनी बाइक पकड़ें, रिक्शा पकड़ें, जो भी आपको अल्लाह ने हालात दिए हैं, आप जाएं दूसरे रेस्टोरेंट में। अब आपने जाके उनके साथ वो पहले वाली कहानी नहीं करनी, आपने जाके उनको सिंपल कहना जी ये मेरा देखें जी लैपटॉप 2 मिनट का टाइम दे दें, ये मैंने फ़लाँ रेस्टोरेंट जो है उनका काम किया हुआ, आप वेरीफाई भी उनसे कर सकते हैं, हो सके तो उनसे फ़ोन भी करो, सारे एक दूसरे को जानते होते हैं, रेफरेंस भी मिल जाते हैं, लिंक्स भी बन जाते हैं, कम्युनिटी भी एक दूसरे के साथ होती है। तो आप उन्हें कहें कि जी आप मुझे काम दें, ये वाला मेरा काम देख लें। अब वो फिर आपसे, अब आपको पहले की तरह डील नहीं किया जाएगा, देखेंगे काम फ़लाँ रेस्टोरेंट वाले का काम है, उस आदमी का काम इसने किया हुआ है, तो पूछेगा कितने पैसे हैं, थोड़े से बढ़ा दो, पिछली दफ़ा 2000 मांगा था, इस दफ़ा 6-7 हज़ार कर दो, हिम्मत कह के हिम्मत करके। अब काम थोड़ा आसानी के साथ मिलता है। तो इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करो। इस कहानी के अंदर भी एक कहानी है माय डियर व्यूअर्स, इंसान के अंदर अकल हो ना, इंसान मार नहीं खा सकता। अल्लाह का फजल उस पर करम होना चाहिए, माँ बाप की दुआएं होनी चाहिए, नीयत उसकी सच्ची होनी चाहिए। आपने किया 1 साल 6 महीने 7 महीने 8 महीने काम, आपके पास 5-6 रेस्टोरेंट्स का पोर्टफोलियो बन गया। अब सबसे पहले तो ये हो गया आपके परमानेंट कस्टमर, काम निकलते रहता है, काम नहीं हटता, आता रहता है काम, और ये आपको मुख्तलिफ काम देते रहते हैं रेस्टोरेंट। ये नहीं है कि हर दफ़ा आपसे ब्रोशर ही बनाएंगे, ये नहीं है प्रिंटिंग का ही काम कराएंगे, नहीं, अगली दफ़ा आपको कहेंगे आप हमारे फेसबुक का काम कर दो, फिर कहेंगे हमारा यूट्यूब पर चैनल बना दो, कई कई काम निकलेंगे। करना क्या है, यूट्यूब पर लर्न करो, चले जाओ जाके काम कर दो, जैसे फोटोशॉप लर्न किया ऐसे ही करना है, उसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। तो एक्सपीरियंस भी बनना शुरू हो जाता है। लेकिन इस सारे में एक बड़ी ब्लेसिंग हो जाती है कि आप उस मार्केट के अंदर, उस नीश के अंदर अथॉरिटी बनने लग जाते हो, पॉप आउट होने लग जाते हो, स्पॉटलाइट आपके ऊपर पड़ने लग जाती है। 5-6 रेस्टोरेंट्स का काम किया तो रेस्टोरेंट्स वाले जो होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, वो फ़ोन करके दूसरे कहते हैं जी फ़लाँ से काम कराया, फ़लाँ से काम कराया। एक नया रेस्टोरेंट खुलता है, वो सबसे पहले अपने किसी जानने वाले को, किसी रेस्टोरेंट वाले को, कहीं ना कहीं से आइडिया उसको आया ही है ना, मार्केट से कनेक्टेड आदमी से मिला है ना कहीं से, उनसे पूछते हैं आपने ये काम कैसे करवाया, वो काम आपने ये बिल बोर्ड कैसे बनाया, आपने ये बैनर कैसे बनवाए, कहाँ से बनवाए। तो अगर तो वो आपका कस्टमर है तो वो रेफ़र कर देगा कि मैंने इस बंदे से या इस बंदी से काम करवाया है, आप इसे मिल लें, आपको कॉल आने लग जाती है।
इससे भी आगे वाली एक स्टेज आती है। 1 डेढ़ 2 साल काम कर जाओ ना, तो सारी उस मार्केट को, उस फ़ील्ड, उस नीश को पता होता है कि ये बंदा काम करता है रेस्टोरेंट का। पहुँच रहे हो मेरी बात पे? रेस्टोरेंट्स का काम कर रहे हो, 2 साल लगे रहो उसी के अंदर फ़ोकस करके टारगेट करते रहो उस ऑडियंस को, उस मार्केट को टारगेट करते रहो। एक वक़्त आएगा कि आपके शहर में, आपके इलाके में जब भी कोई काम निकलेगा, जब भी कोई नया रेस्टोरेंट आएगा, जब भी किसी के पास कोई जॉब आएगी, जॉब से मुराद कोई प्रोजेक्ट आएगा, कुछ भी काम निकलवाना होगा, आपके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं होगी। हाथ आपका तेज़ हो गया होगा, आपके पास शॉर्टकट्स आ गए होंगे, टेम्पलेट्स आपके पास उस फील्ड की पड़ी होंगी, तो आप क्विक हो गए होंगे, आपकी डिलीवरी फास्ट हो गई होगी। अब इसके नतीजे में क्या होगा? एक और ब्लेसिंग आएगी। उस ब्लेसिंग का नाम है आपकी रेटिंग ऊपर जाएगी, यानी आपका रैंक अप होगा। तो माय डियर, जब आपका रैंक अप होगा तो आपकी प्राइसिंग भी हाई होगी, आपकी बिडिंग भी अप जाएगी। कितनी सादा सी बात करके आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिस किया है इसको मैंने, अर्न किया है मैंने इससे। तो एक तो इस सारे प्रोसेस को, जो कुछ अभी मैंने बताया, इस स्ट्रेटजी को, इस पे गौर करो कि आप इसके अंदर से कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ निकाल सकते हो। अपनी नीश देख लो जो आपको समझ आती है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स को टारगेट कर लो, रेस्टोरेंट्स को टारगेट कर लो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को टारगेट कर लो, किसी भी इंडस्ट्री को पकड़ लो, उसमें काम करना शुरू कर दो। अच्छा, अब ये जो होता है ना, बिजनेस का ओनर जो होता है, जैसे रेस्टोरेंट का ओनर है, इसको आपकी आईटी से कोई गर्ज नहीं होती। आईटी का बंदा बनने की कभी कोशिश ना करना, यानी कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने की कोशिश ना करना। ये पुराना हो गया, काम खत्म हो चुका है। जी मुझे ये आता है, मुझे फोटोशॉप आती है, मुझे प्रीमियर आता है जी, ये कोई चीज़ नहीं होती है। हर बंदे को आता है आजकल। कोई आपके अंदर कोई नया सुरखाब का पानी लग जाना इसको करने से। जो ओनर्स होते हैं ना, उनको गर्ज होती है अपने बिजनेस से। वो अपने बिजनेस की ग्रोथ में इंटरेस्टेड होते हैं, यानी एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट सेल्स। आप ब्रोशर बनाते रहो, आप फेसबुक की मार्केटिंग करते रहो, आप उनकी एड्स बनाते रहो। अगर आपका काम उनको प्रॉफिट दे रहा है, उनके बिजनेस को ग्रो कर रहा है, तो वो आपके भाई हैं। अदरवाइज वो आपको इंसल्ट करेंगे, आपकी पेमेंट्स रोकेंगे, आपको वेलकम नहीं करेंगे, आपको अवॉइड करेंगे, और आप कहेंगे मेरा काम नहीं चलता। ऐसे नहीं होता। आपको, जिस भी आप बिजनेस में गए हो ना, देखो रेस्टोरेंट को मैं एग्जांपल के तौर पे लेके चल रहा हूँ। एक रेस्टोरेंट वाले ने आपको एक छोटा सा काम दे दिया, उसने बैठे बैठे, आप उसकी जान नहीं छोड़ रहे थे, उसने आपको कहा ये पकड़ के यार मेरा ब्रोशर बना दो, मैं 2-3 हज़ार रुपये दे दूंगा। उसने कहा बच्चा है, कुछ काम कर लेगा। इसका एक मतलब है, उसने आपको अपनी बिजनेस डोमेन में एंट्रेंस दे दी है। आप उसके साथ कनेक्ट कर गए हो, बिजनेस में कनेक्ट कर गए हो। घुस जाओ बिजनेस में, काम करके लाओ, दोबारा जाओ, बात करो बैठ के, टाइम लेने की कोशिश करो, और उसके बिजनेस को स्टडी करो। इंटरनेट पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, और रेस्टोरेंट का जो बिजनेस है ना, इसको डेप्थ में स्टडी करना शुरू कर दो। अगर आप रेस्टोरेंट का काम करना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे जिस मैं लेके आ रहा हूँ कि आप ब्रोशर और ये वो चीज़ें करना चाह रहे हो, तो काम तो आप कर रहे हो डिज़ाइनिंग का, काम तो आप कर रहे हो वीडियो एडिटिंग का, लेकिन उसके साथ साथ आप देखो ये सेल कैसे करते हैं। इनके जो काउंटर के ऊपर पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर लगा होता है, वो क्या है, उसको लर्न करो। एक नई लीड आ गई हाथ में, वो कहाँ से डेवलप होता है, वो क्या चीज़ होती है, कहाँ से बनवाया है, उस बंदे से रब्ता करो। वो जो डेवलपर है, जो कंपनी है, उस वहाँ से, वो क्लाइंट से आप उनका कॉन्टैक्ट उठाओ और उनसे रब्ता करो। उन्होंने कहा जी मैं रेस्टोरेंट्स का काम करता हूँ, तो अगर मैं कहीं पे आपका सॉफ्टवेयर सेल कराऊँ तो आप मुझे कोई इस पर कितनी कमीशन देंगे, क्या परसेंटेज देंगे अगर मैं आपकी मार्केटिंग करूँ। आपने एक्स्ट्रा तो करना कुछ नहीं है, वही आपका काम है, उसी को आपने फैलाते चले जाना है। फिर ये देखो कि परचेजिंग कहाँ से करते हैं। ड्राई स्टोर्स होते हैं, चिकन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कहने का मकसद ये है कि उनकी हर चीज़ के अंदर घुस जाओ, उसको स्टडी करते चले जाओ, और सारा फोकस जो है वो इस चीज़ पे रखो कि इनकी सेल को अप कैसे करना है। उसके लिए आप आइडियाज़ को तलाश करो। आइडियाज़ आपको पता है ऑनलाइन में पड़े हुए हैं। ये जो ब्रोशरिंग और पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें हैं, इनसे सेल इंक्रीज़ नहीं होती। इनका एक इम्पैक्ट होता है, लेकिन ये आपकी सेल को ग्रो नहीं करती हैं। इट्स लाइक योर गारमेंट, अपीयरेंस तो हो जाती है। तो अब आपको आना पड़ेगा फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, आपको उनकी एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स में उतरना पड़ेगा। इस तरीके से आप आहिस्ता आहिस्ता उनको ऐसी एडवाइसेस देना शुरू करेंगे
जिससे उनकी सेल अप हो सकती है। जो लोग समझने वाले हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं उनको किधर लेके जा रहा हूँ। मुख्तसर किस्सा ये है कि बहुत जल्दी एक वक्त आ जाना चाहिए कि आप जिस भी इदारे का काम कर रहे हो, उस इदारे के ओनर को जितना पता है ना, आपको अगर वो 100% पे खड़ा है तो आप 60-70 पे, बाकी आप उसको बीट नहीं कर सकते। आप 60-50 तक पहुंच गए होगे, आपको पता होगा इस बिज़नेस में क्या क्या होता है, कौन कौन से वेंडर्स इन्वॉल्व होते हैं, चीज़ें कहाँ से आती हैं, फर्नीचर्स कहाँ से आते हैं, चीज़ें कहाँ से आती हैं। आपको एक किस्म की उसमें मास्टरी हो जानी चाहिए, फिर वो आपके साथ बात करना पसंद करेगा। उसे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है ये फोटोशॉप क्या होती है, ये क्या होती है, वो क्या होती है। आप उससे अगर डिस्कस कर रहे हो कि टेबल्स यहाँ से अच्छी मिलती हैं, फलां से अच्छी मिलती है, ये जो आप फ्लोर अपना डिज़ाइन कर रहे हैं, हॉल अपना डिज़ाइन कर रहे हैं, इसमें ये चीज़ें हैं, अगर आप यहाँ पे ये वाली लाइट डेकोरेशन करेंगे तो इसका एम्बियंस ऐसा बनेगा, ये होगा, इस तरीके की चीज़ें। अगर आप उनको गाइड करना शुरू कर रहे हो, यहाँ पे आप एक बड़ी स्क्रीन लगा लें, एक बड़ा बैनर लगा लें, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। तो आपका मैं फेसबुक पेज बना देता हूँ, वहाँ पे आपकी मार्केटिंग शुरू कर देता हूँ, तो वो आपकी बात को सुनेंगे, क्योंकि इट्स अबाउट योर बिजनेस ग्रोथ। आप उनको ग्रोथ का मशवरा दे रहे हैं, एक्सपेंशन का मशवरा दे रहे हैं, तो वो उसको सुनेंगे और उसके नतीजे में आपके साथ कनेक्टेड होते चले जाएंगे। इस मामले में आपका उनके साथ बिजनेस रिलेशनशिप बन जाएगा, वो आप पे ट्रस्ट करने लग जाएंगे। इतना ट्रस्ट होना चाहिए आपके क्लाइंट को आपके ऊपर कि आप आईटी के बंदे हैं। उसने लैपटॉप लेना आपसे पूछ के ले, मोबाइल लेना आपसे पूछ के ले, उसने कोई भी उसने सीसीटीवी कैमरा लगाना आपसे पूछ के लेके लगाए हुए हैं। मैंने अपने हाथों से सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। आईटी का मतलब ये नहीं होता आप कहें जी मैं तो कंप्यूटर का बंदा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। वो बंदा आपको कहता है कि जी मैंने सिक्योरिटी लगानी है, अपने अपने डोर्स को सिक्योरिटी की मैंने इंस्टॉलेशंस करनी है, तो आप इंटरनेट पे जाएं, देखें, कंपनी सर्च करें, सर्विसेज दे दें उसको। आप फिर दूसरी स्ट्रेटजी पे आ जाते हैं। और ये भी एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेके आऊँगा, क्योंकि ख़वातीन भी मेरी वीडियोस देखती हैं, तो जो घरों में बच्चियाँ बैठी हुई हैं, जो घरों में औरतें बैठी हैं, जिनको समझ नहीं आ रही है, जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो अपनी ज़िंदगी बदलना चाह रही हैं कि कैसे काम करें, पैसे कैसे कमाएं, उनके लिए ये एक स्ट्रेटजी मैं लेके आया हूँ। इस स्ट्रेटजी को फैलाते जाइएगा, इसमें से अपने आइडियाज़ निकालते जाइएगा, और ये मर्दों के लिए भी होगा, लेकिन ख़ास तौर पे मैं ख़वातीन के लिए बात कर रहा हूँ कि अब बुटीक का काम ले लें। बच्चियों के, छोटी बच्चियों के कपड़े बनाना शुरू कर दें, ब्रांड्स के कपड़े लेके सेल करना शुरू कर दें, ख़ुद आप बना के सेल करना शुरू कर दें। उसके साथ आप ज्वेलरी को मार्केट कर सकते हो। अच्छा, अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि अब हमने ये फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर छोटा सा, थोड़ा सा और साथ में प्रीमियर कर लिया, और अब हम आते हैं कि फ़ेसबुक को लर्न करो। फ़ेसबुक की लर्निंग के लिए आपको फ़ेसबुक का जो बिज़नेस मैनेजर है और जो एड्स मैनेजर है, ये लर्न करना पड़ेगा, पेजेस को मैनेज करने के लिए और एडवर्टीज़मेंट को मैनेज करने के लिए। आप यूँ समझो कि एक हफ़्ते का आप 3-4 दिन का बिज़नेस मैनेजर लगा लो, और 3-4 दिन के अंदर ही आप एड मैनेजर लगा लो। इतना सही टाइम लगता है इसके अंदर। और उसके बाद प्रोडक्ट सर्च करो। प्रोडक्ट सर्च करने के अंदर कुछ बुनियादी बुनियादी चीज़ें मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ। एक तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट की डिमांड है, कितनी डिमांड है, आपको वैक्यूम को यूज़ करना है। और दूसरी बात इसमें ये है कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। 3x का रूल चलना चाहिए कम से कम। यानी अगर सिंपल सी मैं बता देता हूँ आपको, इतनी हेर फेर में क्या लेके जाना। 3000 से 2500 से 3000 से कम की प्रोडक्ट ना लेके आना अगर आपने बेचनी है तो। और उसकी जो कॉस्ट है, जो आपकी परचेजिंग कॉस्ट है, वो 700-800 होनी चाहिए। मैक्सिमम लगा लो 1000। वैसे तो ये डेंजरस लाइन है, लेकिन आप चलो एज्यूम कर लेते हैं कि 1000 रुपये का आपने एक सूट लिया है और आप उसको 2800, 2700, 3000 का सेल कर रहे हो। इसमें अब आपने करनी है कॉस्टिंग। सबसे पहला फ़ायदा आपको ये हुआ कि आप ऐड भी अपना खुद बना सकते हो, आप ऐड को डिज़ाइन भी खुद कर सकते हो, ऐड लगा भी खुद सकते हो, आप पेज को भी मैनेज खुद कर सकते हो। तो आपको ये सारी चीज़ का पता चल गया, तो ये तो कॉस्ट कट होगी। अब उसमें दूसरी चीज़ ये है कि पैकेजिंग इन्वॉल्व हो जाएगी। पैकेजिंग की कॉस्ट निकालो, पैकेजिंग कितनी है। लिक्विड प्रोडक्ट में काम नहीं करना चाहिए, बहुत रिस्की होती हैं, मर्दों के करने वाले काम है, टीम्स बनानी पड़ती हैं, ये वो लटरम पटरम बहुत कुछ इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ड्राई प्रोडक्ट, कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जो आपके पास 4-4, 5-5 महीने पड़ी भी रहे, तो उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। और सीजनल प्रोडक्ट से भी बचने की कोशिश करो। कुछ तो होता है जैसे कपड़ों में गर्मियों के और सर्दियों के कपड़े होते हैं, यहाँ तक तो बात ठीक है। बहुत ज़्यादा सीजनल प्रोडक्ट में ना जाओ। जैसे कुछ लोग शहद को बेचना शुरू कर देते हैं, कुछ घरों में बैठे होते हैं लोग जो कहते हैं हनी बेच लेंगे, गुड़ बेच लेंगे, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए।
और मसाले बेचे जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। आइडियाज़ सोचना आपका काम है, मैं स्ट्रेटजी आपको बना के दे देता हूँ। अच्छा, उसके बाद आ जाएगी ऐड की कॉस्ट। एक बात मेरी याद रखिए, जितने भी लोग देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, ऑनलाइन कैंपेन में, ऑनलाइन बिजनेस में, ई कॉमर्स में लॉस नहीं होता। लॉस होते हैं जाके बड़े प्रोजेक्ट्स में। ई आप अमेज़ोन पे चले गए, शॉपिफाई पे चले गए, आपने ब्रांडिंग कर ली अपनी और बड़े आप ऊंचे स्केल पे आपने बाहर के कस्टमर्स को टारगेट करना शुरू, वहाँ जाके ये काम होते हैं। छोटे मोटे जो किक स्टार्टर्स होते हैं जो घरों में, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, 50-60 हज़ार 70,000 1 लाख रुपए कमाना है, हम कहते हैं सबसे पहले हम यहाँ तक तो पहुँचे, तो इसमें लॉस नहीं होता। इसमें ना लॉस होता, इसमें आपने हर हाल में प्रॉफिट कमाना ही कमाना होता है। उसका एक तरीकाकार होता है। 1,000 रुपये का आपने सूट लिया, बिल्कुल सीधी सीधी बात बताता हूँ, तो आप कॉस्टिंग अपनी लगा लो कि आपको जो कॉस्ट पड़ रही है फेसबुक पे ऐड दिखाने की, वो आप लगा लो 150, 200, हद से ज़्यादा आप 300 पे चले जाओ। कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ कि जब आप बिडिंग करोगे तो आपको बताएगा कि अगर आपने 1,000 से ऊपर ना जाना, इनफ मनी होती है। 1,000, 1,500 तक भी आजकल की है, 2,000 भी किया, डिपेंड करता है आपके बजट पे। लेकिन अगर 700, 800, 1,000 रुपया भी है डेली लगाने के लिए, तो यू आर गुड टू गो, कोई मसले वाली बात नहीं। तो आप बताएंगे 1,000 रुपया, तो आपको बताएगा 4,000 बंदे को दिखाऊंगा या 5,000 बंदे को दिखाऊंगा, जो भी है। फिर आगे आप बिडिंग करते हैं, टारगेटिंग जितनी आप करते चले जाओगे, ऑडियंस की ऐड उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता चला जाएगा। जितनी ज़्यादा आप ओपन टारगेटिंग करोगे, उतनी ज़्यादा वो इनसिक्योर होती चली जाएगी और ऐड सस्ता होता चला जाएगा। मैसेजिंग के ऐड चलाना, व्हाट्सएप के मैसेजेस, मैसेंजर के मैसेजेस, कोई वेबसाइटें बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लंबे चौड़े चक्कर करने की ज़रूरत नहीं है। घरों में बैठे हुए जो बच्चे बच्ची हैं, एक प्रोडक्ट पकड़ो, उस प्रोडक्ट पे पहले 1 महीना सोचो बैठ के कि आपकी उसके ऊपर मास्टरी है कि नहीं है, आप उसको कितना सेल कर सकते हो, आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, स्टॉक आपको कितना, स्टॉक पे भी सुन लें मेरी बात, लंबे स्टॉक से शुरू नहीं करना। बच्चे बच्चियाँ घरों में काम करते हैं, अगर ये मेरी वीडियो देख लेंगे तो जाके माँ बाप कहते हैं जी अब हमें 2 लाख देते हैं, 5 लाख देते हैं, हमने ऑनलाइन बिजनेस करना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। कपड़े बेचने हैं ना, 10,000 के ले आओ, वहाँ से शुरू करो। क्योंकि ऑनलाइन जो कैंपेन है ना, ये एक दिन की बुनियाद पे होती है। सुबह ऐड शुरू हुआ है 9 बजे और रात को 9 बजे आपको पता चल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कर्व आप ले लो कि 3 दिन का हो जाएगा। कुछ फेसबुक ने लेना होता है 8-10 घंटों का लर्निंग कर्व, उसने आपकी ऑडियंस टारगेटिंग देखनी होती है, रिस्पॉन्स कैसा है। और अब तो आप बिहेवियर्स भी दे देते हो उसमें। जब आप स्टडी करोगे आपको बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें पता लगेंगी कि जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अगर वो उसमें फेल हो रहे हैं, अगर उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा, उनकी प्रोडक्ट सेल नहीं होती, तो समथिंग इज़ रॉन्ग इन यू माय डियर, नॉट इन फेसबुक। कस्टमर भी बैठा हुआ है, कस्टमर ख़रीदना भी चाह रहा है। क्योंकि देखो, अभी मैंने आपको कहा कि 3x का रूल कम से कम करो। तो जब आप बहुत ज़्यादा जान लेते हो ना, आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाते हो, तो आप रूल्स ब्रेक कर सकते हो। अब मेरी किताब की ले लो, 800 रुपये की कैंपेन होती थी, 800 की प्राइस थी किताब की, सेलिंग प्राइस। वो 300 रुपये की वो प्रिंट होती थी। उसके ऊपर मैं 100 रुपये का डाल देता था कस्टमर, और फिर उसके ऊपर आप डाल लो कि 200 रुपया कोरियर डाल लो, तो मैं 300, 250, 300 एक किताब से निकालता था। इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए होता था। तो मैं 1,000 रुपये की कैंपेन लगाता था। और इसका मतलब क्या है कि मैंने कम से कम जो है वो 20 किताबें तो सेल करनी ही करनी है 1,000 रुपया लगा के। तो मुझे पता होता था कि 250-300 मेरा बच रहा है ना, तो मेरा 1,00,000 1,50,000 रुपया बन गया। छोटा सा ऑफिस होता है मेरा हमेशा से, 2-3 लोगों की टीम होती है, मेरा सर्वाइवल हो जाता था। इससे ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं होता था। तो इस तरह से कॉस्टिंग होती है। नो लॉस नहीं हो सकता। आपने प्रोडक्ट ली, आपने उसका ऐड लगाया, ऐड डिज़ाइन किया, वीडियो ऐड पे काम करो, पिक्चर ऐड पे काम ना करो। अब इफेक्टिव नहीं रहा, उसकी ऐड ब्लाइंडनेस लोगों को बहुत ज़्यादा हो गई है। आप वीडियो ऐड पे आओ, रील्स बनाओ, और कोशिश करो छोटी से छोटी हो, लंबी बात ना करो। यानी स्क्रिप्ट लिखो प्रोडक्ट का, और अब मैं क्विकली आइडियाज़ देता चला जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं डिटेल्स में उतर गया तो मैं तो 10 घंटे यहीं पे बैठा बोलता ही रहूँगा। उसमें ये है कि आप अगर आपने स्क्रिप्ट बनाया, आपका बनाया 5 मिनट का, तो उसको 50 सेकंड में लेके आओ। वीडियो नहीं बनानी अभी, अभी उसको क्राफ्ट करो। जो आपके पास पेपर पे लिखा हुआ है ना, आप उसको काटते चले जाओ, फिक्रे छोटे करो, टू दी पॉइंट करते जाओ, सोचते रहो 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन उसको बार बार देखो, चेक करो, बोलो, तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। उसको निकालते चले जाओ। तो आपको 2-3 दिन, अपनी अपनी स्पीड पर डिपेंड करता है। स्पीड ज़्यादा हो जाए तो 5 मिनट में भी नज़र आ जाता है। तो आपको पता चल जाएगा कि अब मैं अगर बोलूँ तो ये कोई 1 मिनट का ऐड बन रहा है।
अब वो जो 1 मिनट का ऐड जब बन जाए उसको फिर एडिट करके शॉर्ट करो, और इतना शॉर्ट करो कि आमतौर पे मेरा मशवरा ये है कि 25-30 सेकंड से ऊपर मत जाओ। रूल ऑफ थंब नहीं है, लेकिन 1 मिनट का भी लोग आजकल नहीं देखते क्योंकि वो प्रोडक्ट का ऐड है। टेम्पर वैसे ही लोगों का बहुत शॉर्ट हुआ है, तो 1 मिनट इज़ टू मच। अगर आपने प्रोडक्ट सेल करनी है तो आप उसको कोशिश करें 30 सेकंड 40 सेकंड, बस दैट्स ऑल। उसके अंदर आप मैसेज अपना डिलीवर करें, कॉन्टैक्ट्स बताएं अपने, और उसको सेलिंग पे लेके आएँ। एक तो ये कर लें। अच्छा, अब आपने लगाया ऐड और आप बैठ के फ़ोन के ऊपर क्या मुझे कॉलें आएंगी, तो शाम को आपको पता चला कि आपने 1,000 रुपये लगाया था और आपकी 4,000 रुपये की सेल हुई है, आपके 2 ऑर्डर आए हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ पड़ी हुई है। या तो जो आर्टिकल आप सेल कर रहे हो उसमें जान नहीं है, वो कस्टमर की डिमांड में नहीं है। फेसबुक ने दिखाया है, 3-4 हज़ार बंदों को दिखा दिया है, उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। एक बात और याद रखना, जितने लोगों को फेसबुक दिखाएगा, कॉस्टिंग बता रहा हूँ, जितने लोगों को फेसबुक दिखाएगा ना, 2 जगह पे बिडिंग होती है। एक तो आप बिड करते हो जब आप ऐड लगाते हो, जब आप उसको ऑन करते हो एड मैनेजर में, और एक आपको फ़ायदा तब होता है अगर आपका ऐड टू द पॉइंट है, अगर प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में, अगर लोग उसको ख़रीदना चाह रहे हैं, लोगों को उस ऐड की मेकिंग अच्छी लग रही है, उनको आप कन्विंस कर पा रहे हो, तो लोगों का वॉच टाइम बढ़ना शुरू हो जाता है, ऐड रिस्पॉन्स ज़्यादा हो जाता है, क्लिक ज़्यादा हो जाता है, CTR ज़्यादा हो जाता है, आम लैंग्वेज में इसका क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा हो जाता है। तो उसके नतीजे में फेसबुक क्या करता है, फेसबुक ये कहता है, और फेसबुक और इंस्टा पे इकट्ठे ही मार्केटिंग करेंगे आप, तो फेसबुक ये समझता है कि क्योंकि प्लेटफॉर्म्स को सबसे ज़्यादा फिक्र ये होती है, एडवर्टीजमेंट तो इन्होंने करनी है, क्योंकि 3 हिस्से बने हुए हैं। जो एडवर्टाइज़र है वो एक तरफ बैठा हुआ है, ऑडियंस इस तरफ रखी हुई है, और बीच में पड़े हुए हैं पेजेस। ठीक है, तो अब ये जो लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, जैसे मैं अभी कंटेंट आपको बना के दे रहा हूँ, तो मेरी वीडियोस पे ऐड आएंगे, ये एडवर्टाइज़र हो गया, और ऑडियंस यू आर द कस्टमर हेयर। तो जब हम सेल करने की कोशिश करते हैं तो हम एडवर्टाइज़र बन जाते हैं। इस मामले में मैंने 2 एंड आपको दिए, एक तो आप एडवर्टाइज़र बन गए, और एक आप मैनेज भी खुद कर रहे हैं, पेज भी आपका अपना हो गया, आप ही उसको चला रहे हैं। आप कंटेंट क्रिएटर नहीं है, आप बिजनेस रन कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो ये दोनों एंड आपके पास आ गए। तो अगर आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही है तो आपको प्रोडक्ट पे काम करने की ज़रूरत है। या तो लोग प्रोडक्ट को उस ऐड को देख नहीं रहे हैं, और यहाँ पे लॉस ये होगा कि आपका ऐड महंगा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो माइंड करते हैं, उनको ऐड की बड़ी सेंसिटिविटी होती है, क्योंकि ऐड से हर बंदा इरिटेट होता है। लोग तो कंटेंट देखने आए ना, या प्रोडक्ट को लेंगे। अब हो जाए यार कि जिस बंदे ने प्रोडक्ट बाय कर लिया ना, अगर मैंने एक सूट ले लिया है फेसबुक वगैरह से, मैंने कोई चीज़ बाय कर ली है, तो फेसबुक क्या करेगा कि उसे पता है कि मैं इंटरेस्टेड ऑडियंस हूँ, मेरा जो बिहेवियर है रिसेंट वो शॉप नाउ के बटन का है इस नीश के अंदर, फॉर एग्जांपल गारमेंट्स के अंदर, तो वो मुझे उस, अगर मैंने मेन सूट लिया है तो वो मुझे उसके जो एड्स हैं वो ज़्यादा दिखाने शुरू कर देगा, एल्गोरिथम्स हैं। अगर मैं आपके ऐड को नहीं देख रहा, या मैं वाइड कर रहा हूँ, मैंने देखा 10 सेकंड चली, 5 सेकंड मैंने उसको बंद कर दिया, तो वो ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब है कि आपकी कॉस्टिंग जो है कन्वर्जन की, कस्टमर की, वो ऊपर जानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि फेसबुक ये समझ रहा है कि आपका ऐड इंटरेस्टिंग नहीं है, तो उसके जो यूज़र है उसको पेन हो रही है, तो वो अपने यूज़र को पेन नहीं देना चाह रहे, तो वो एक तो रीच कम कर देंगे, आपको एक्सपेंस ज़्यादा पे करना पड़ेगा। यानी अगर मैं आपको सादा लफ्ज़ों में बताऊँ, 1,000 रुपया लगाने के बाद अगर आपको फेसबुक कहता है कि मैं 3,000 बंदों को सुबह से लेकर शाम तक ये ऐड दिखाऊंगा, तो ये गलत बात है। हो सकता है वो 2,200 बंदे को दिखाए, आपके ऐड में जान नहीं है, वो अट्रैक्टिव नहीं है। और ये भी हो सकता है कि अगर आप रूल्स पे काम कर रहे हैं, अगर आपके 12 मसाले पूरे हैं, तो वो 3,000 की बजाय 7,000 बंदे को दिखाएगा, क्योंकि इट्स गेटिंग सेमी वायरल, लिटिल बिट वायरल। एड्स को कभी भी वायरल नहीं करते प्लेटफॉर्म्स, लेकिन आप यूँ समझो कि फेसबुक जब आपके एल्गोरिथम्स को देख रहा है, उसका जो एज सिस्टम है जो, वो उसको ये पता चल रहा है कि ये ऐड इंटरेस्टिंग है, लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट कर रहे हैं, तो वो और लोगों को दिखाना शुरू कर देता है, और फिर फैमिलीज़ के और फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स वो आगे सर्कल में चलना शुरू है, तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होने लग जाता है, आपको कॉन्टैक्ट ज़्यादा आने लग जाते हैं। तो इस चीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है कि आपने 2-3 दिन कैंपेन किया और आपको लगा कि इट्स नॉट वर्किंग, तो यू स्टॉप योर एड्स, आप उसको रीडिज़ाइन करें, अपनी प्रोडक्ट का आर्टिकल चेंज करो और दोबारा से आओ, तो इसमें लॉस नहीं होता। अगर कांस्टेंट लॉस हो रहा है तो फिर आपकी एक्सपर्टीज़ में प्रॉब्लम है।
आपकी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है और आपसे सेल नहीं किया जा रहा। सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई इसमें वो आसमान से कोई शाबे साकब नहीं आपके ऊपर गिर रहा, कोई आपके ऊपर कोई रूहानी साजिशें नहीं हो रही हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको काम करना नहीं आ रहा। इन चीज़ों पे थोड़ा सा इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखना। और फिर उसके बाद सीओडी का साथ में अकाउंट खुलेगा, कैश ऑन डिलीवरी का टीसीएस में खुल जाएगा, और जो कंपनीज़ हैं 2-4 उनमें से किसी कंपनी को आप ले लोगे, उसका अकाउंट आप खोल लोगे, उसका सॉफ्टवेयर आपको ऑपरेट करना है, एक दिन में वो सिखा देते हैं, खुद ही पता चल जाता है। पैकिंग भी आपने खुद करनी है, और उसके बाद आपको जब आपकी प्रोडक्ट चली गई है तो आपको उसको ट्रैक करना आना चाहिए कि कस्टमर उसको टाइमली रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये बहुत सारे इसमें काम होते हैं करने वाले। ये कोई इतना आप यूँ समझो कि ऐसे नहीं होता आपने ऐड चलाया और सेल हो जाना है, ऐसे नहीं होता ये सारा कुछ। थोड़े स्टॉक के साथ, थोड़े पैसों के साथ काम को शुरू करो। यूँ समझो 10-12 हज़ार 15 हज़ार का स्टॉक होना चाहिए आपके पास, 10,000 7,000 आपके पास मार्केटिंग का होना चाहिए। तो आप 30-35 हज़ार के बजट के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को, अपने किक स्टार्टर को लॉन्च कर सकते हो। उसके बाद 10 दिन के बाद आपको पेमेंट आ जानी है। उस पेमेंट को आप आगे लेके, जब पता चल गया कि मैंने सेल कर दी है, सीधी सी बता देता हूँ कि अगर आपने 1,000 रुपया लगाया है ना, तो कम अज़ कम भी आपको 10,000 की सेल होनी चाहिए। कम अज़ कम बता रहा हूँ आपको। अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो ऑनलाइन बिजनेस आपके लिए नहीं है, क्योंकि 10,000 में आपने कॉस्टिंग भी निकालनी है, बिजली के भी निकालने हैं, आपने कोरियर का खर्चा भी निकालना है, आपने परचेजिंग प्राइस भी निकालनी है, आपने अपना खर्चा भी निकालना है, फिर आपने दोबारा भी परचेज़ करना है। आपको अब पूरे एक लूप को चलाना पड़ेगा। तो अगर आप 10x के साथ उसको लेके नहीं चल रहे हैं प्रॉफिट को, तो आप इसमें कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये आपकी रेशो होनी चाहिए। उसके लिए लर्न करना शुरू करो, छोटी छोटी प्राइस से। हो सकता है 2-3 बार एक्सपेरिमेंट करना पड़े और फिर हो जाए। इस सब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा आगे ले जाते हुए आपको एक और बात बता दूं कि ये 2-4 कुछ आपको एस्पेक्ट ऐसे भी नज़र आते हैं जिसमें बहुत सी ख़वातीन हैं जिन्होंने अपने पेजेस को बनाया हुआ, वहाँ पे लाइव आते हैं, लोग सेल करने के लिए आते हैं, बंदे भी आते हैं, कपड़े बेच रहे हैं, इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं। देखो, कभी भी फेसबुक से फॉलोअर्स बाय ना करना, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बाय ना करना, कोई फ़ायदा नहीं होता। वो आपके लॉयल कस्टमर्स नहीं होते हैं, वो ख़रीदे हुए लोग होते हैं, उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता आपके कंटेंट में। अगर आप अपने पेज को ग्रो करना चाह रहे हो तो आप कुछ साथ में टिप्स देना शुरू कर दोगे, ऐसी चीज़ें देना शुरू कर दो। प्रोडक्ट को देख के कोई बंदा सब्सक्राइब नहीं करता, कोई बंदा फॉलो नहीं करता, इट्स बहुत रेयर चांसेस होते हैं, कोई थोड़े बहुत लोग कर लेते हैं। तो लाइफ शाइफ के चक्करों में भी चलो, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो आपको री ऑर्डर आएगा और आप ऑडियंस को रीटारगेटिंग भी कर सकते हैं। तो आप 5-6 महीने जब उस पेज के ऊपर काम कर लेंगे तो पेज की वर्थ बन जाएगी। फॉर एग्जांपल आप यूँ समझो कि 10-12 हज़ार का आपका फॉलोअर हो जाएगा, आपके एड्स जा रहे होंगे, साथ साथ आप रील्स, कुछ अपडेट्स डेली 2-3 बार आप डालते रहो, सिर्फ ऐड के ऊपर ही भरोसा करके ना बैठे रहो। पेज को इंगेज रखो, कुछ आप ऐसी फ़नी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ डाल दी जिससे ऑडियंस इंगेज रहे आपके साथ। और कोई आर्टिकल लेके आए हो तो वैसे अनाउंसमेंट डाल दी कि ये वाला मैं लेके आ रही हूँ, इस किस्म की चीज़ ला रही हूँ। तो फिर आप 3-4 महीने के बाद लाइव शुरू करो, और जब वो लाइव ख़त्म हो जाए उस लाइव पे पैसे लगा दो, 1,000 रुपये उसको चला दो आप, वो भी आपको पैसे दे के जाएगा। अच्छा, अब इस सारी खेल के अंदर एक बड़ी मज़ेदार हैपनिंग होती है। आप आर्टिकल लेके आ रहे हैं, आर्टिकल कर रहे हैं, तो आपको 2-3-4 महीने के अंदर एक गोल्डन कैंपेन मिलती है। गोल्डन कैंपेन का मतलब ये होता है कि कोई आर्टिकल, जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसका कोई वेरिएंट आपको ऐसा मिल जाता है जिस पे आप जब पैसे लगाते हो तो वो आपको शॉकिंग सेल देता है। शॉकिंग सेल से मुराद है कि आपने 1,000 रुपया लगाया, हो सकता है आप 30 ऑर्डर दे दो, तो वो कैंपेन आपकी कैंपेन है। इसका मतलब है कि गोल्डन पॉट मिल गया आपको। ये आता है टाइम, इसको छक्का कहते हैं। हर बिजनेस में छक्का लगता है, लेकिन सब्र के साथ उसका वेट करना होता है। हर ऐड को छक्के के तौर पे नहीं लगाना होता, ऐसे नहीं लगता। बिजनेस में नॉन लीनियर चीज़ें भी होती हैं, अप डाउन भी आते रहते हैं, कभी सेल कम हो जाती है, कभी सेल। लॉस वाला काम नहीं होता, लॉस नहीं होता। लॉस ही है 2-3 दिन हो गया, आपने मैनेज कर लिया, दोबारा ऊपर आ गए, इतना की होता है इसके अंदर। तो वो जो गोल्डन पॉट आपका होगा, फॉर एग्जांपल वो आर्टिकल आपका बहुत अच्छा बिका, आपने कहा ये तो ज़बरदस्त हो गया, तो उसके ऊपर फिर कैंपेन करो, उसको कैंपेन करो। उसके ऊपर आप डेली 3-3 हज़ार रुपया लगाना शुरू कर दो, और उसको कम अज़ कम 6 महीने तक उसको रगड़ो। उसकी डिफरेंट एड्स बनाओ, उसके ऊपर स्ट्रेटजी को ले आओ, पूरी स्ट्रेटजी को उसके ऊपर फोकस कर दो। वो आपका कमाऊ पुत निकल आया है। उसके ऊपर आप जितनी इन्वेस्टमेंट करोगे वो आपको लॉस नहीं देगा। पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ है, बेचते रहो। 6 महीने ऐड पुराना हो जाता है जी। ऐड के बारे में आपको एक बात बताऊं, 1 महीने से ज़्यादा ऐड ना चलाना।
उसकी ब्लाइंडनेस ज़्यादा हो जाएगी, वो बार बार लोगों को फेसबुक दिखा रहा होगा, वो इग्नोर कर रहे होंगे, तो वो आपको फ्रीक्वेंसी कैप कहते हैं इसको। तो आप एड्स को चेंज किया करो, एक कैंपेन में आपके कम से कम 8-10 एड्स होने चाहिए। फिर परफॉर्मेंस 2-3 दिन देखने के बाद आपको उनमें से एक ऐड ऐसा फेसबुक बता देता है जो खुद ही स्पेंडिंग करता रहता है, उसे पता होता है आप 1000 रुपया लगाओगे, 10 आप फॉर एग्जाम्पल 5 वीडियोस बना ली, तो 5 वीडियोस को वो स्पेंडिंग करके 3 दिन के बाद आपको बता देगा कि ये वाली अच्छा रिजल्ट दे रही है, तो बाकी ऑफ कर दो, वो खुद भी उसी को प्रायोरिटी पर रखेगा। तो इस तरीके से अगर एक अच्छी कैंपेन आपको मिल जाए तो आपके सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो आपको ग्रोथ में ले जाएगी, आपको स्टेबल कर देगी, आपका ई कॉमर्स का जो मॉड्यूल है वो सेट हो जाएगा। एक ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब उसके बाद ये आ गया कि कुछ चीज़ों को हम लोग बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। अभी जो पीछे सारा सिनेरियो लेके आया हूँ, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और प्रीमियर, मैं आपको डिफरेंट सिनेरियोस बता रहा हूँ जहाँ पे अर्निंग पड़ी हुई है, आज भी पड़ी हुई है और आगे भी पड़ी रहेगी। अभी कुछ अर्सा, अभी एआई आखिरकार तो 2-3 साल में रिप्लेस कर देगी, कुछ तो वो रिप्लेस कर गई, लेकिन अभी भी देयर इज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो ये है कि एक बिजनेस कार्ड भी अगर आप सही अच्छा बना लेते हो ना, छोटा सा तो होता है इतना सा, अगर आप उसको भी, टाइपोग्राफी आपको सीखनी पड़ती है, डिज़ाइन एथिक्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, कॉर्पोरेट एलिगेंट होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, अगर आप सही तरीके से बनाते हो तो एक मार्केट है उसको विज़िट करना, एनवेटो मार्केट उसको कहते हैं, ENVATO, इन्वाटो या इन्वेटो कहते हैं उसको। वो बाज़ार है एक, और इस तरह के बहुत सारे मार्केट्स पड़ी हुई हैं और भी आपको मिल जाएंगी, ड्रिबल है और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे बिजनेसेस होते हैं। वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट एक वेबसाइट में डिफरेंट सेक्शंस बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, डिज़ाइन का अलग पड़ा हुआ है, एनिमेशंस का अलग पड़ा है, प्रोग्रामिंग का अलग पड़ा है, वेबसाइट्स का अलग पड़ा हुआ है, लोगोस का अलग पड़ा हुआ है, हर चीज़ के अलग अलग सेक्शन बने हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ज़रा अपने मोबाइल पे खोलो और उसको ज़रा एक्सप्लोर करो, लड़के और लड़कियां दोनों, उसको एक्सप्लोर करो। उसमें हो पता क्या रहा कि एक बिजनेस कार्ड क्या वैल्यू है उसकी, कोई 200 रुपया नहीं देता उसको डिज़ाइन करने का, और लोग क्या करते हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ पे काम करते हैं और काम करने के बाद बिजनेस कार्ड बनाते हैं, उसकी टेम्पलेट डिज़ाइन करते हैं और उस टेम्पलेट को सेल के लिए उस मार्केट में लगा देते हैं। उनके स्टैंडर्ड थोड़े हाई हैं, उसको लर्न करना पड़ता है, कंपटीशन होता है अच्छा खासा, इतने आराम से एंट्री नहीं मिलती। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अमेज़न सब कुछ नहीं है, क्रिप्टो सब कुछ नहीं है, ट्रेडिंग सब कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी दुनियाएं हैं। वो बिजनेस कार्ड बनाते हैं लोग और लिटरली उस बिजनेस कार्ड को, एक बिजनेस कार्ड की टेम्पलेट को कई कई लाख रुपए में बेच देते हैं। वेबसाइट सीखते हैं बनाना लोग, उस वेबसाइट को, एक वेबसाइट पकड़ लेते हैं, उसको 6 महीने बनाते रहते हैं, साल बनाते रहते हैं उसको, उस पर काम करते रहते हैं। प्रॉपर्टी की वेबसाइट बना ली, बुक स्टोर बना लिया, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, उसके वेरिएंट्स बनाए, उसके अंदर कोड्स के स्टैंडर्ड पूरे किए, डिज़ाइन एलिमेंट अच्छे किए, उसको हर लिहाज से एक परफेक्ट टेम्पलेट बनाते हैं, उसको सेल के लिए वहाँ पे लगा देते हैं। 10-10 हज़ार बंदा उसको परचेज़ कर रहा है, सारी कम्युनिटीज़ में, पूरी वर्ल्ड वाइड कम्युनिटीज़ वहाँ पे आके परचेजिंग करती हैं। तो एक एक वेबसाइट जो है वो आमतौर पे कितने पैसे देती है, अगर आप एक इंडिविजुअल कस्टमर को बेचोगे तो वहाँ पे वो 10-10 करोड़ की बिक रही है। एक बना के बैठा हुआ है बंदा, उसने एक वेबसाइट बनाई है, एक बिजनेस कार्ड बनाया है, एक ब्रोशर बनाया है और उसी के ऊपर पूरा ऑफिस खोल के बैठा हुआ है, और एक उसका बिकी जा रहा है, वो दूसरा बनाने पर लगा हुआ है और वो पीछे से सेल हो रहा है, उसकी वो कस्टमर सपोर्ट दे रहा है, चीज़ें दे रहा है। इस मार्केट को ज़रा देखो, इसको स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स कहा जाता है। इस पर काम करने की कोशिश करो। और ये अब देखो, वेबसाइट सीखनी है, वेबसाइट सीख लो, एसईओ करना है, एसईओ कर लो, जावास्क्रिप्ट करना है, जावास्क्रिप्ट कर लो, एनिमेशंस कर लो, 3D स्टूडियो कर लो, माया कर लो, आफ्टर इफेक्ट्स कर लो, कुछ भी कर लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फेसबुक सीख लो, एडवर्ड सीख लो, एड मैनेजर सीख लो, बिनांस आया हुआ इसका, टिकटॉक का, वो कर लो, एजेंसी बना लो, कुछ भी, कोई एक नीश पकड़ लो और उसमें मास्टरी पे चले जाओ, छोटे से छोटा काम पकड़ लो। मैं आज भी जितने भी लोगों को मेरा पढ़ाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने हर स्टूडेंट को यही बात समझाई है कि एक छोटा सा टूल, लोग अभी तक वर्ड से कमा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट से, लोग अभी तक एक्सेल से कमा रहे हैं, लोग अभी तक कोरल ड्रा से कमा रहे हैं, लोग अभी तक विंडो सीख के उससे कमा रहे हैं। कमाने की कोशिश करो सबसे पहले, बड़े काम बाद में करते रहेंगे, साथ साथ सीखते रहेंगे, साथ साथ उनको देखते रहेंगे। ये होते हैं साइड प्रोजेक्ट्स, इनको प्राइमरी प्रोजेक्ट ना बनाओ, ये उजाड़ देते हैं घरों को। इतनी इतनी तो हमारी जेबें होती हैं, उसमें पैसे कितने पड़े होते हैं।
घरों में से अपने ही घर वालों को लूट के उसमें इन्वेस्टमेंट करके तो बेड़ा गर्क कर देना एक दूसरे का। इसका ये तो कोई अक्लमंदी नहीं है। छोटी सी चीज़ बनाओ, छोटा सा टूल सीखो, एक फोटोशॉप सीख लो ना इंसानों की तरह, 10 साल उसके ऊपर सर्वाइव, जितना मर्जी पैसा निकाल लो, निकालते जाओ, इतना पैसा उसके से निकलेगा। तो इतना कुछ करने की बजाय अपने आप को सबसे पहले नैरो करो, अपनी स्ट्रगल को फोकस करो एक जगह पे कि मुझे किस जगह पे स्पेशलाइजेशन एक चीज़ होती है, तो स्पेशलाइज करो किसी चीज़ के अंदर और वहाँ पे काम करना शुरू कर दो। अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देगा। उसके बाद फिर जो इन्वेस्टमेंटें करनी होंगी, अमेजोन करने होंगे, साथ में ट्रेडिंग में जहाँ मर्जी अपना पैसा होगा लगाते रहना। टॉल पे करना पड़ता है माय डियर व्यूअर्स। अगर मैंने अपने घर में बिजली के बिल पे कर दिए हैं, गैस के बिल पे कर दिए हैं, ग्रॉसरी लेके दे दी है, कुछ खर्चा वर्चा घर में डाल दिया है और मेरे अकाउंट में 40-50 हज़ार रुपये पड़ा हुआ है, तो मैं आज़ाद हूँ ना। किसी को क्या लगे कि मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, मैं अमेजोन सीख रहा हूँ, मैंने 10-20 हज़ार ज़ाया कर दिए, किसी को क्या लगे इस बात से। तो अपने पैसे को ज़ाया करो, अपने पैसे से लर्न करो। दूसरे के पैसे पे, अपने माँ बाप के पैसे पे लर्निंग ना करो। अपना पैसा खुद कमाने की कोशिश करो। तो जब कमाने की कोशिश करोगे तो अकल ठीक हो जाएगी। जुए के रूल के ऊपर तो ना चलो, थोड़ा सा लर्निंग कर लो, लर्निंग के साथ अपना 50-60 हज़ार 70 हज़ार लाख रुपये कमाना शुरू कर लो। हो सकता है कि कुछ और करने की ज़रूरत ही ना पड़े। फाइवर की इतनी बड़ी मार्केट है, गिग्स बनाओ। उस गिग्स पे अभी जाके देखो, लोग विजिटिंग कार्ड की सर्विसेज दे जा रहे हैं बैठ के, लोग सीवी लिखने की, हर तरह की तो सर्विसेज लोग दे रहे हैं वहाँ पे जाके। एक्सप्लोर तो करो, फिर आइडियाज़ होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि अगर वीडियोस करनी है, अगर यूट्यूब करना है, कोई ऐसा काम करना चाह रहे हो कि मैं किसी सब्जेक्ट पे बोलना शुरू कर दूँ, मोनेटाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, और एडसेंस वगैरह, यहाँ से अगर पैसा कमाना चाह रहे हो, कहीं आपने वीडियोस देख ली हैं, ऐसी कोई चीज़ देख ली हुई है, तो किसी ऐसी फील्ड में करना जिसका ताल्लुक आपकी रूह के साथ हो। कंटेंट बनाना है ना, तो कंटेंट जो है ना, उसके बारे में याद रखना, मैं तो यूट्यूबर नहीं हूँ और मेरा तो मामला ऐसा है। लेकिन अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली आप यूट्यूबर के तौर पे आओगे। कुछ काम है गंदे, उनके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है, सारे बोल रहे हैं उनके ऊपर। गंदा काम ना करना, इज़्ज़त ना अपनी ख़राब करते फिरना पैसों के लालच में। ईमान बेचना जितना देखने में आसान लगता है ना, जितना शैतान दिखाता है, उतना आसान होता नहीं है। ये बात मेरी याद रखना। जो लोग, जो औरतें नाच गा के पैसे कमा रही हैं, ठुमके लग रहे हैं और गंद उबल उबल के बाहर आ रहा है, और बच्चे बच्चियां उनको देख देख के अट्रैक्ट हो के, और अभी भी आजकल पता है केस चल रहा है, सऊदीया भी भाग के गई हुई है कौम। इस किस्म के जो लोग होते हैं, इनको देख देख के अट्रैक्ट होते हैं और फिर टिकटॉक पे आ जाते हैं। अगर कोई सोचता है कि मैं ऐसा कुछ कर लूँ, तो मैं उसको एक खबर दे देता हूँ कि इसमें भी पैसा कमाना आसान नहीं है। शैतान का धोखा बहुत बड़ा होता है। अगर कोई अपनी गैरत बेचता है, अगर कोई अपना ईमान बेचता है और पैसे के पीछे कुछ ऐसे काम करने की कोशिश करता है जो डिसग्रेसफुल है, डिसगस्टिंग है, तो इसमें भी कंपटीशन बहुत आ गया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? लफ्ज़ निकलना चाह रहा है कि मेरे मुंह से निकल नहीं पा रहा। गंद में भी कंपटीशन बहुत है, इसलिए जो लोग मुझे सुनते हैं वो तो जाएंगे नहीं, वो तो इस कुमाश के लोग ही नहीं हैं। तो फिर किसी चीज़ पे करना चाहोगे, अच्छी चीज़ पे काम करना चाहोगे, उसके भी कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, उसकी भी एक डायमेंशन होती है, डायरेक्शन होती है, वो भी देने की कोशिश करता हूँ, वहाँ से अपने आइडियाज़ निकाल लेना। सबसे पहले तो अपना जो प्रोफेशन है ना, उसको आर्काइव करो। यूट्यूब इज़ अ वीडियो आर्काइव, उसको आर्काइव करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या करता था कि मैं जब वेबसाइट्स डेवलप किया करता था, ऑनलाइन स्टोर्स वगैरह बनाया करता था मैं, तो मैंने एक ब्लॉग बना लिया अपना, अपने वेबसाइट एक बना के रख ली। तो मैं क्या करता था, मेरे पास कस्टमर का काम आया और मैंने 1 महीना काम किया। हर काम में कुछ ना कुछ मुश्किलात आती हैं, क्यूरीज कहा जाता है इनको। आप फंस जाते हैं, अब जितने बड़े मर्जी टेक्निकल हों, आप उस जंजाल में फंस जाते हैं, आपको फाइट करना पड़ता है उससे, ट्रबल आ जाती है, हिंड्रेंस आ जाती है। तो मैं उस प्रोसेस में जिस जिस मुश्किल से गुजरता था ना, उस प्रोजेक्ट में से गुजरने के बाद उस पर 1-2 आर्टिकल लिख देता था।
कि मैंने ये काम किया, इसमें ये प्रॉब्लम आई, और चूंकि वो वेबसाइट डेवलपमेंट के रिलेटेड होता था, उसका वही ऐसी होता था, तो वही ऑडियंस इंटरेस्टेड होनी थी उसमें, तो मुझे एडसेंस से कुछ पैसे आ जाते थे। तो मैं कर क्या रहा था कि अपने एक्सपीरियंस को आर्काइव करता चला जा रहा था साथ साथ। अल्लाह करे किसी को ये बात समझ में आ जाए इस वक्त। अगर आप जॉब कर रहे हो, डेवलपर हो, डिज़ाइनर हो, किसी जगह पे लगे हुए हो, सिलाई कढ़ाई का काम करते हो या करती हो, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, घबराने की कोई बात ही नहीं है। यूट्यूब का एक चैनल खोलो, वहाँ पे काम करने के दौरान में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी मसाइल आ रहे हैं, उन पे 2-4 मिनट 5 मिनट की वीडियो बना दिया करो। और छोटा मोटा टाइटल जो आपको 2-4 वीडियोस देख लो, 10-12 कैसे बनाते हैं चीज़ें पता लग जाती हैं, रॉकेट साइंस तो है नहीं है, तो वो वीडियोस बनानी शुरू कर दो। अर्निंग तो हो रही है ना साथ साथ। जैसे अभी ये मैंने आपको जो बताया फेसबुक का, और ये सारा कुछ जो बताया, जितना कुछ भी बताया, रेस्टोरेंट का काम कर रहे हो, जो लोग पीछे से वीडियो को सुनते हुए आ रहे हैं उनको पता होगा कि आपने रेस्टोरेंट का काम शुरू कर दिया, आपने उनके चीज़ें डिज़ाइन करनी शुरू कर दी, कैंपेन्स करना शुरू कर दी, और डिफरेंट चीज़ों में से, तो आपको अपने डेली बिजनेस में बहुत सारे मसले मसाइल आ रहे होंगे जिनको आप सॉल्व कर रहे होंगे। उसके नतीजे में आपका एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ रहा होता है। उस एक्सपीरियंस को यूट्यूब पे शेयर करना शुरू कर दो। बहुत लोग हैं जो आपके जैसे रस्तों पे चल रहे हैं, उनको ज़रूरत पड़ेगी, उनके मेंटोर बनना शुरू हो जाओगे, पहला। दूसरी बात यह कि एडसेंस से कुछ पैसे आने शुरू हो जाएंगे। चैनल कैसे चलता है ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। कंटेंट डिस्कवर एल्गोरिदम ने करवाना है, आपने नहीं कराना। कोई डार्क कोई ब्लैक हैट टेक्नोलॉजीज यूज़ ना करना, सब्सक्राइबर ले लूँ, बने बनाए मोनेटाइज चैनल ले लो, कुछ ना करना फॉर गॉड सेक। फेसबुक ने, यूट्यूब ने, इंस्टा ने, टिकटॉक ने, ट्विटर ने पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ है। सारी दुनिया हर रोज़ बैठ के सोच रही है कि इनको चूना कैसे लगाना है, और वो एक एक कंपनी जो है वो पूरी दुनिया को मैनेज कर रही है। इसलिए इस तरह की चीज़ों के पीछे ना लगना है, ऐसे करने से ऐसे होता है। फॉर एग्जांपल कॉपीराइट कंटेंट पे काम ना करना, लोगों का डाटा उठा उठा के कॉपी पेस्ट करना, उसके डिज़ाइन चेंज कर, कलर चेंज कर देने, आवाज़ थोड़ी सी तेज़ कर देनी, ये गंदे काम है। सब कुछ करके देखा हुआ है, सब कुछ करने के बाद आपको जो बता रहा हूँ मैं, वो बोलता ही नहीं हूँ जो मैं मुझ पर हुआ नहीं होता, मुझ पर गुजरा हुआ होता है। मैं आपको बता रहा हूँ इस काम में मत जाना। जुए का रूल है, अगर 5,000 बंदा कर रहा है ना देख के, तो 1-2 बंदों का काम थोड़ी देर के लिए चल जाता है। ये कौन सी ऐसी क्वालिफिकेशन है? और फिर वो लोग वीडियोस बना रहे होते हैं और दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, अपने कोर्स बेच रहे होते हैं। इन कामों में मत जाना, ओरिजिनल काम करो जो अल्लाह ने आपको दिया हुआ है। मैंने कहा था जिसके साथ आपकी रूह कनेक्टेड है। रूह कनेक्टेड कैसे होती है कि जैसे कोई बिजनेस कर रहे हो तो ज़ाहिर है कोई पैशन है, कोई काम करने को दिल कर रहा है तो कर रहे हो, उसको वीडियो करना शुरू कर दो। अगर पोइट्री पढ़नी, पोइट्री पढ़ लो। बुक्स डिस्कस करनी है, बुक्स के रिव्यू करने शुरू कर दो, बहुत अच्छा काम है। अपनी डेली लाइफ को, अपनी थॉट्स को शेयर करना शुरू कर दो, बहुत अच्छा काम है। लेकिन इस पे डिपेंड ना करो। अगेन ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें अगर वायरल हो गए तो मसला ख़त्म हो गया ना। तो साथ में कुछ, जैसे मैं बताता चला आ रहा हूँ, प्राइमरी जो सोर्स है वो अर्निंग का होना चाहिए। जो सक्सेस का सोर्स है ना, हिट होने का सोर्स जिसको कहा जाता है, वो आपका हमेशा साइड बिजनेस होना चाहिए। उस पर आपको कॉन्स्टेंटली काम करते रहना चाहिए, और उस आपके सेकेंडरी प्रोजेक्ट को आप बैक करना चाहिए आपके प्राइमरी सोर्स को। यानी वहाँ से आप पैसे कमाओ और आपको पता हो मैंने खाना खा लिया, बिलिंग होगी, अब मैं वीडियो बना देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। सीधी सीधी फ्रीक्वेंसी सुन लो मुझसे, हफ्ते में 2 वीडियोस करो, ठीक है। मेरे लिए तो अल्लाह का फ़ज़ल है, बहुत सारे रूल्स अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप अल्लाह के साथ चल रहे होते हैं, अल्लाह बड़ी कुशाइश दे रहा होता है, अल्लाह ने बड़ी मोहताजियों से बचाया हुआ होता है। अभी तो हफ्ते में वीडियो लेके आता हूँ, इस दफ़ा तो 1.5 महीने बाद आई है वीडियो। और एक लगे हाथों और भी बात बताता चलूँ कि अब 15 दिन के बाद ही आया करें, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। वीडियोस करता रहूँगा लेकिन ब्लीड हो जाता हूँ, इतनी ज़्यादा मुशक्क़त इसमें लगती है। वीडियोस आती रहेंगी बट 10-12 दिन के बाद लेके आया करूँगा। हर हफ्ते वाला जो है ना वो बहुत टफ हो जाता है। तो लेकिन अगर आप किसी प्रोजेक्ट में हो, यूट्यूब पे हो, तो आपको हफ्ते में 2 लानी चाहिए। फ्रीक्वेंसी ये है, डेली लाओ तो बहुत बड़ी बात है, 2 होनी चाहिए। अगर 2 नहीं है तो हफ्ते में 1, कम अज़ कम हफ्ते में 1, कंसिस्टेंसी के साथ। जोश में आगे शुरू ना कर देना। ये ना हो कि आज यूट्यूब चैनल शुरू करो और हर रोज़ वीडियो आ रही है और 2 महीने आ रही है और उसके बाद चैनल बंद पड़ा हुआ है। ये काम ना करना। वजह उसकी ये है कि कंटेंट का ड्राई आउट भी आता है। अगर आप जो भी काम कर रहे हो, जिस भी चीज़ पे बोल रहे हो, अगर वो आपका पैशन नहीं है, अगर आप वो नहीं हो जो आप बोल रहे हो, तो आप थक जाओगे, आपका कंटेंट ख़त्म हो जाएगा।
आपको मुशक्क़त आ जाएगी, बेजारी आ जाए। खाली ये मसला नहीं है, कंटेंट ड्राई आउट का मसला नहीं है माय डियर, और भी बड़े मसले हैं। हो सकता है आप डिस्कवर ना हो सको। अब मेरे साथ क्या हुआ, मुझे जब आना पड़ा यूट्यूब पे, तो मेरी किताब को आए हुए 2 3 4 साल हो गए हुए थे। लोग अल्लाह के फजल से मुझे जानते थे, एंड ऑलमोस्ट ऑलरेडी पीपल सम पीपल वर सर्चिंग। तो मेरे लिए ईजी हो गया, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा अल्लाह के फजल से, और वो ऑडियंस जो मेरी थी वो मेरे पास आ गई। अब आप लोग अगर शुरू करोगे तो एक भी बंदा नहीं जानता होगा। तो जब एक भी बंदा नहीं जानता होगा तो एक्सप्लोर होने की, वायरल होने की फिक्र मत करना। ये पीक है, आपने सिर्फ काम करना है। सीधी सीधी सुना देता हूँ, 100 वीडियोस पूरी कर दो, हर हफ्ते में एक या हफ्ते में 2। एमरजेंसी नहीं होनी चाहिए, अर्निंग आ रही होनी चाहिए, पता हो कि हफ्ते में 2 करूँगा, आराम से करूँगा, या 1 करूँगा। तैयारी करके क्वालिटी कंटेंट एट द एंड, कंटेंट इज द किंग। ये एसईओ कैसे होता है, व्यू कैसे आते हैं, 1 घंटे में कैसे वायरल होता है, सब झूठ होता है, फजूल होता है, डिल्यूजनल होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता। काम करना शुरू करो। और अगर कोई पोइट है और वो उसको पता है कि ये उसका पैशन है, उसमें से निकलता ही रहना है, तो अपनी पोइट्री बोलना शुरू कर दे। फिर सीखने की आदत, 2 4 वीडियोस देखते रहो साथ साथ कि यूट्यूब पे कैसे अर्निंग होती है, सारा समझ आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मेड फॉर एडसेंस काम ना कीजिएगा। अपने सारे वो जो है ना अंडे, वो एक टोकरी में नहीं रखा करते, थोड़ा सा अकल के साथ चलना होता है। फिर ये जो लोग आपको बताते हैं ना, बड़ा ट्रेंड है, मैंने करोड़ों कमाया, मैंने यूट्यूब पे, मैंने टिकटॉक से 1 करोड़ कमा लिया, मैंने 50 लाख कमा लिया। देखो, 10 बंदे होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, आबादी 30 करोड़ पे पहुंचने वाली है, 1000 बंदे होंगे। और वो बंदे कौन हैं, उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्रीज क्या है। मैं यहाँ पे बैठ के कह दूँ कि मुराकबा कोई चीज़ नहीं है, तो इतने दाम से हो गया ये, उम्र गुजर गई है। तो जो आज आपको वायरल नज़र आ रहा है ना, जो आज आपको बैठ के स्क्रीन पे बता रहा है ना, मैं करोड़ कमा लेता हूँ, मैं इतना कमा लेता हूँ, इतना कमा लेता हूँ, 2 बातें हैं। एक तो वो अपनी ज़ात की रूनमाई चाह रहा है, जाना जाए, जितना मर्जी पैसे कमा लो, जाने नहीं जा रहे तो फ़ायदा क्या है, उसको आना पड़ गया। दूसरा एजेंडा और भी है, मैं कहता हूँ बता क्यों रहा है। खुद सोचो, अगर आप 1 1 2 2 करोड़ रुपया, 50 50 लाख, 10 10 लाख, 20 20 लाख यूट्यूब से कमाने लग गए, तो आप बताओगे? ईमानदारी से सोचो, आप किसी को बताओगे? कोई पागल है कोई बताए? सबसे पहले नज़र लगती है, दूसरे नंबर पे लोग दुश्मन हो जाते हैं। ज़माना है ऐसा। आप लोगों को बैठ के मीडिया के ऊपर अनाउंस करके बता रहे हैं मेरे पास 2 करोड़ आ रहा है, मेरे पास महीने का करोड़ आ रहा है। पागल हैं क्या आप? इसके पीछे एजेंडा है। उसको आ रहा है, पहली तो बात यह कि उसको 30 लाख आ रहा है तो आपको करोड़ बता रहा है। अच्छा चलो करोड़ ही आ रहा होगा, अब बता क्यों रहा है? तीसरा बता देता हूँ मसला, वो ये है कि और कमाना चाह रहा है। कोर्स बेचेगा आपको, बड़े बड़े बेच रहे हैं आजकल, आपको कोर्स बेचेगा, या आपके साथ कोई प्रोजेक्ट खेलेगा, कोई आपके साथ गेम करना चाह रहा है, सब्सक्राइबर चाहिए उसको, वहाँ से उसने कोई परफ्यूम बेचना है, कोई उसने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। यही है माय डियर, यही है। इंसान का पेट जो है वो कब्र की मिट्टी भर सकती है। और आपसे से फरमाया 2 सोने की वादी भी दे दी जाए तो उसके साथ की एक और भी मांगेगा, हदीस थी, उसका मतलब यही था। तो ये तो हम लोगों की हालत है। इसलिए इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। वो कोई बाहर करोड़ कमा रहा है, उसको देख के अपने आप को जलील ना कर लेना। थोड़ा सा देख के समझ के, इट्स नॉट ईजी मनी, आई एम टेलिंग यू, ईजी मनी एग्जिस्ट नहीं करती, ये बात कभी ना भूलना। तो ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं ना लोग अपनी, और क्या करना चाह रहे हैं। और दूसरा, जो लोग ये चाहते हैं कि कंटेंट उनको ज़्यादा पैसे दे, वो फिर इंग्लिश में अगर करना चाहते हो तो इंग्लिश में कर लो। यानी जो पाकिस्तानी ऑडियंस है ना, और इंडियन और बांग्लादेशी ऑडियंस है, नेपाल की भी है, बर्मा, भूटान, इस किस्म के जो कंट्रीज़ हैं, टीयर होते हैं, किस टीयर के कंट्रीज़ हैं, इसमें पाकिस्तानी और ये जो ऑडियंस इंडियंस वगैरह मैंने आपको बताया, ये गोट ऑडियंस होती है। इनके पास आमतौर पर क्रेडिट कार्ड नहीं होता, ये बायर्स नहीं होते हैं। तो अगर आप इंग्लिश कंटेंट में काम करेंगे, तो यानी अगर आप फॉरेन, यूरोप को, अमेरिका को, यूके को, इस तरह की कंट्रीज़ को, ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, तो फिर आपकी
अर्निंग बहुत ज़्यादा होगी। आपका व्यू कम भी होगा तो आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो अमेरिकन यूट्यूबर है, अगर उसके पास 50,000 व्यू आ रहा है, 1 लाख व्यू आ रहा है, तो पाकिस्तानी जो व्लॉगर है उसका अगर मिलियन व्यू भी है तो वो तब भी अमेरिकन उससे बहुत आगे जा रहा है अर्निंग में, क्योंकि उसके पास जो एड्स आ रहा है वो एक्सपेंसिव आ रहा है, उसके ऊपर जो क्लिक आ रहा है उसका रेट बहुत हाई है। तो इसी तरीके से कॉस्ट पर क्लिक जिसको कहा जाता है, और इसी तरीके से जो पाकिस्तानी आड़े 1-1 रुपया, 1.5-1.5 रुपया, 50-50 पैसे क्या है, तो मिलियंस पे आप जाते हैं तो तब जाके आपकी कुछ आपको समझ आनी शुरू होती है। इसलिए मोनेटाइजेशन को ज़रा देख के कीजिएगा, इतना आसान काम नहीं होता है मैसेज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। कोई लाख मिलियंस व्यूज़ होते हैं जब तब जाकर लाखों बनते हैं। तो इसी वजह से वायरल होना मजबूरी है इंसानों की, वायरल करना पड़ता है, मिलियंस ऑफ व्यूज़ चाहिए होते हैं। तो चूँकि वायरल होना पड़ता है तो फिर झूठ बोला जाता है, फजूल बातें की जाती हैं, और घर की औरतें और जो सारा कुछ आपको पता ही है सारा कुछ हो। और यंग जनरेशन उनके दबाव में आके कॉम्प्लेक्सिस का शिकार होकर फिर वैसे ही करने लग जाती है। किसी के दबाव में ना आना, हमेशा अच्छा काम करना। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, कोई एजेंसी बना रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर हाउस है आपका, अगर आप कोई 2-4 बंदों की टीम बना के आप बैठे हुए हो, काम कर रहे हो, तो एक यानी थोड़े बहुत यही हो गया ना कि आईटी के थोड़े से आप एक्सपर्ट हो गए हो या ज़्यादा हो गए, वट एवर आपका है, तो पार्टनरशिप ना करना कभी भी। पार्टनरशिप जो है, वो कहते हैं ना, साझे की हंडिया जो होती है वो बीच चौराहे में फूटा करती है। पार्टनरशिप का जो एंड होता है वो हमेशा ब्रेकअप्स के अंदर ही रखा होता है, कोलैप्स ही करती है। और आमतौर पे पार्टनरशिप होती क्या है, लालची और गप्पी का ताल्लुक होता है। आपको पैसे का लालच होता है, और जो इन्वेस्टर होता है वो, आप गप मारते हैं, वो लालची होता है। और आम तौर पे पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसमें आप एक जो बॉस होता है वो आपको ख़रीद लेता है, और वो आमतौर पे आईटी के चूँकि स्किल्स नहीं होते, तो वो कहते हैं जी आप अपना स्किल लगा लें, हम अपने पैसे लगा देते हैं। तो आपने किसी को हरे हरे ख्वाब दिखाए होते हैं ना, मैं ऐसे कर लूँगा, मैं वैसे कर लूँगा, तो अगला तो आप पे लगा देगा करोड़ रुपया, और उसके बाद कॉटन का सूट पहन के आपके साथ बैठ जाएगा और आपको कहेगा रिजल्ट किधर है, प्रॉफिट किधर है, और काम तो वो कोई करेगा नहीं, और आपको बना देगा, रिप्लेस कर लेते हैं बैल, और बैठ जाएगा आपके ऊपर और आपको कहेगा कमाओ, टीम को भी खिलाओ, अपने घर को भी पालो, और मेरे घर को भी पालो, और मुझे प्रॉफिट्स अलग से दो, और इन्वेस्टमेंट मेरी सिक्योर है। ऐसे काम ना करो, थोड़ा कमाओ, इज्जत से कमाओ, अपनी कंपनीज को ग्रो करो, अल्लाह बरकत दे देगा। ये जो बच्चे आगे कहते हैं इन्वेस्टमेंट दे दें, ये कर दें, वो कर दें, इधर प्रॉफिट हो जाएगा, उधर प्रॉफिट, इसमें लगाना है पैसे, उसमें लगाना है, नो 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 नो, स्ट्रेट नो। कारोबार शुरू करने के लिए हमेशा कम से कम सरमाया होना चाहिए। वही तो बताया था किसी ने, अगर ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, 10-15 दिन का स्टॉक जो है वो शुरू कर ले, इससे ज़्यादा और किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है। और क्रिप्टो और ट्रेडिंग वगैरह जो है ना, इससे बचने की कोशिश करें। अभी क्रिप्टो तो आगे फ्यूचर बनेगा उसका, ट्रेडिंग भी कोई चीज़ है, लेकिन आम तौर पे गैम्बल के रूल पे चलती है। और बच्चे आजकल माँ बाप को ना ऑनलाइन वर्किंग का झांसा दे के इसमें पैसे बटोर लेते हैं, और फिर नौसरबाजों के हाथ चढ़ के लूट के वापस आ जाते हैं। फिर माँ बाप रो धो के जो है वो सब्र करके बैठे रहते हैं। एक और बड़े वुल्चर्स फिर रहे होते हैं मार्केट में, अक्सर आप देख रहे होते हैं, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, घर बैठे इतने पैसे कमाएं, घर बैठे इतने पैसे कमाएं। कोई पैसा नहीं है, कर लो जितनी मर्जी कोशिश करनी है। वो आपसे 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 3,000, 7,000 फीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ये फ़ीस वो फ़ीस लेने के चक्करों में है। अगर आप आईटी में एजुकेटेड नहीं है, मुराद मेरी ये है, कम से कम ये फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये थोड़ा बहुत अगर आपने नहीं किया होगा तो आपको कुछ भी नहीं करना आता। आपको किसी ने पैसे नहीं देने, ऐड देखने के पैसे मिलते हैं, ऐप चलाने के पैसे, कुछ नहीं मिलता। अपने आप को इन चक्करों के पीछे खलजान में ना डालो, पागल मत बनो, इन चीज़ों के अंदर कुछ नहीं रखा होगा। लैपटॉप को डिस्कस कर लेते हैं। पीसी ना लेना, पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर कभी ना लेना, उसका दौर नहीं रह गया, बिजली कभी भी चली जाती है, यूनिट मूवेबल नहीं होता, सीपीयू लगा हुआ है, मॉनिटर लगा हुआ है, कीबोर्ड लगाया हुआ है, माउस लगाया हुआ है, बैठे हैं मुसीबत में, जंजाल सैक डाला हुआ है अपनी जान को, ऐसा नहीं करते। लैपटॉप लो। अब लैपटॉप जो लेना है ना, ये एक ट्रिकी चीज़ है। लैपटॉप मुझे
तकरीबन 20 साल लगाने के बाद मुझे अच्छा लैपटॉप नसीब हुआ था। सुस्त आदमी हूँ, आई एम स्लो लर्नर। अभी जो मेरे पास पिछले 7-8 साल से हमेशा मेरे पास अल्लाह के फजल और करम से 5-6 लाख का ही लैपटॉप होता है, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत होती है। मुझे याद है मैं एक दफ़ा कहीं पर रो पीट रहा था कि मेरे लैपटॉप में रैम थोड़ी है कंप्यूटर में। तो पूछने वाले ने पूछा कितनी है, तो मैंने बताया इतनी। तो उसने मुझे कहा कि इस रैम से आगे चले जाते हो, इसको हरा लेते हो। तो मैंने कहा नहीं, लेकिन ज़्यादा होनी चाहिए, स्पीड तेज़ होती है। उसने कहा ऐसे नहीं होता, पहले घोड़े की सवारी सीखो, पहले खच्चर चलाओ, गधों पे बैठो, फिर छोटे मोटे घोड़े पे बैठो, फिर अल्लाह अरबी घोड़े पे भी बिठा देगा। तो पहले राइडिंग सीखो। लैपटॉप कितना लेना है ये डिपेंड करता है कि आपको आता कितना है काम। अब मेरे पास जो मशीन्स होती हैं, जब मैं मुंह उठा के कह रहा हूँ मेरे पास इतने लाख की लैपटॉप है, तो इसका मतलब होता है कि मैं उसको एग्जॉस्ट कर सकता हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एट दी एंड अगर मैं गुजारा करने पे उतर आऊँ, तो मैं 50,000 के लैपटॉप पे भी सारी प्रोडक्शन कर लूँगा। ये कोई मजबूरी नहीं है, एक उम्र गुजर जाती है, कुछ चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर मैं ज़्यादा इस वक्त डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। अल्लाह अता करे आप सबको। ओवरऑल एक रफ क्राइटेरिया लगा लेते हैं कि अगर तो थोड़े से पैसे ज़्यादा हैं तो 1 लाख रुपए का सफिशेंट लैपटॉप आ जाता है। थोड़ी थोड़ी ज़रा आसान आसान करके बता देता हूँ, माँ बाप भी सुन रहे होंगे, बच्चों ने बहुत कंफ्यूज किया होता है, बच्चों को खुद नहीं पता होता। 8 GB रैम से ऊपर ना जाएं अगर बच्चा सीख रहा है, अगर या आप सीख रहे हैं। 8 GB रैम से ऊपर की ज़रूरत नहीं है, आप उसको डिफीट नहीं कर सकते। इट्स टू मच रैम फॉर यू। फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, थोड़ा सा प्रीमियर हो गया, 1-2 मिनट का ऐड हो गया, इट्स नो बिग डील। 500 GB की आपके पास हार्ड डिस्क होनी चाहिए, वो हार्ड डिस्क आपके पास SSD होनी चाहिए, HD नहीं, वो हार्ड डिस्क नहीं होनी चाहिए, SSD होनी चाहिए, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसको कहते हैं। और लैपटॉप आपके पास एक यूज़ लैपटॉप, जो ब्रांडेड लैपटॉप कचरा बिक रहा है पूरी दुनिया का, आगे हमारी बात नसीब भी है। लेकिन अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो ये हर्डल नहीं है। 30,000 का लैपटॉप ना लेना, 35 का ना लेना, 50-55। यानी मैं स्पेक्स बता देता हूँ, i5, 8 GB रैम, 500 GB की SSD, या 250 GB की SSD और 250 GB की हार्ड डिस्क, या 500 GB की हार्ड डिस्क, क्योंकि वो हार्ड डिस्क सस्ती होती है, SSD थोड़ी महंगी होती है। SSD के ऊपर हम विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि ज़रा लैपटॉप फास्ट हो जाए। और 8 GB रैम, और जो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करने लग गया, जिसको एड्स वगैरह का काम आने लग गया, तो वो 8 GB एक्सटेंड कर ले और फिर थोड़े महंगे लैपटॉप ले ले। आगे फिर ग्राफिक्स कार्ड इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो मशीन्स महंगी होनी शुरू हो जाती हैं, और इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं। जो जो इससे आगे निकलना चाह रहा है ना, जो कहता है मैंने लाख वाले लेना, उसको पता है उसने क्या लेना है, उसको इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने 2.5 लाख का लैपटॉप लेना तो मुझे पता है मैंने क्या लेना है। लेकिन अगर आप सीखना शुरू करने लगे हो, अगर आप अभी पैसे नहीं कमा रहे हो, अगर आप अभी शुरू कर रहे हो किसी चीज़ को, और आप 3-3 लाख के लैपटॉप्स के रिव्यूज़ देखते फिर रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो माय डियर। यू आर किलिंग योर सेल्फ, यू आर बर्निंग योर मनी। ऐसे ना करो, इससे बचो, ये ठीक नहीं है। और माँ बाप भी सुन लें, 50-60 हज़ार इनफ लैपटॉप है, इनफ लैपटॉप है। और उसको लेने के लिए भी आप किसी प्रोफेशनल आदमी से मशवरा कर लें, कोई हर्ज वाली बात नहीं होती है। किसी कंप्यूटर के या आईटी के किसी सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाएं, वहाँ पे आप जाके उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि हमने बच्चे के लिए लैपटॉप लेना, हमें थोड़ा सा बता दें कौन सा लेना, बता देते हैं आपको। अच्छा, अब अगर आईटी में आना है ना, अगर ऑनलाइन अर्निंग में आना है, और अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है, कुछ नहीं आना आपको, कुछ भी नहीं आना, कर लोगे जुगाड़ शुगाड़ लगा के कर लोगे, लेकिन मैकेनिक बन के रहोगे, ये मैं बता देता हूँ। मेंटोरशिप पे नहीं जा सकते, क्योंकि पूरे का पूरा जो ये टेक्नोलॉजी है, ये तो इसकी बेस ही इंग्लिश है। अगर आपको इंग्लिश का आर्टिकल नहीं पढ़ना आता, अगर आपको इंग्लिश में अच्छा, ये जो मैंने फेसबुक की लर्निंग का बताया था, फेसबुक अगर सीखनी है तो बेन हीथ एक व्लॉगर है, इसके स्पेलिंग लिख लो, BENHEATH, बेन हीथ। इसको सुनना शुरू करो। और इंडियंस, आई डोंट नो, पाकिस्तानी उर्दू को सिखा रहे होंगे, बहुत सारे लोग सिखा रहे होंगे, लेकिन अब मैंने ये नाम क्यों लिया है? ये बंदा 8-10 साल से
यही काम कर रहा है, सिर्फ फेसबुक को इसने फोकस किया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट की एडवर्टाइजिंग एजेंसी है इसकी, फेसबुक की कैंपेन्स करता है, बहुत बड़े बड़े इसके पास क्लाइंट्स हैं। और 8 10 5 6 साल 7 साल तो कम से कम हो गए होंगे, 10 साल हो गए होंगे शायद, फेसबुक के एड्स मैनेजर पे ही काम कर रहा है। तो अगर एड्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह का कोई हर्डल आपको आता है, पिक्सल लगाना होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रीटारगेटिंग करनी होती है, फनल बनानी होती है, कुछ भी इश्यूज़ आपको आ रहे हैं, तो आप इसके चैनल पे जाएं। और अगर इंग्लिश नहीं समझ में आती है, सब टाइटल्स के साथ देखो, रुक रुक के देखो, पॉज कर करके देखो, स्लो कर करके देखो, आदत पड़ जाएगी, समझ आ जाएगी। जो देखना शुरू करेगा उसको देखनी सुननी आ जाती है। लेकिन गुजारा करना है तो फिर इंडियंस वगैरह को सुन लो, इंटरप्रिटेशंस ख़राब हो जाएंगी, लैंग्वेज ख़राब हो जाएगी। आधी इंग्लिश तो यही है कि आपको टेक्निकल लैंग्वेज आ जाती है आईटी की, आधी तो आप अंग्रेज़ी वैसे ही बोलने चुके होते हो, कल को फॉरेन क्लाइंट को डील करना पड़ जाए तो आपको थोड़े टेंशन आपके सीधे हो जाते हैं, आपको एक्सेंट पता चल जाते हैं, आप बात कर सकते हैं। आप वर्क पे काम करें, जाके इधर जाके अपनी प्रोफाइल्स वगैरह बना लें। और बहुत सारी जगह में अगर फोटोग्राफी का शौक है, कैमरा ले लो, DSLR ले लो, अच्छा फ़ोटोग्राफी करो, और शटर स्टॉक वगैरह और बहुत सारी गेटी इमेजेस वगैरह इसकी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके अपने इमेजेस सेल करने की कोशिश करो। अगर स्केचिंग अच्छी कर लेते हो तो एक लैपटॉप ले लो 25-30 हज़ार का, वो उसके लिए सस्ता लैपटॉप चल जाता है, 50 का ले लो, और साथ में एक ग्राफिक टैबलेट ले लो पेन वाली, स्केचिंग करनी शुरू कर दो। उसको स्केचिंग करो, अगर अल्लाह ने स्केचिंग सिखा दी तो उसके वेक्टर आप सेल कर सकते हो, बहुत काम है। जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है उसको बेच सकते हैं। और उसके बाद बात एक और भी साथ में बता देता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे ना, अपने आप को बर्न करोगे, टाइम लगाओगे, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करोगे, तो डाटा का इंसाइट भी होगा आपको, माइंड को खुद भी समझ आने लग जाती है, उसके अंदर की नॉट खुल जाती हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी सेलुलर लेवल हिट हो जाता है, वो उस चीज़ को समझने की अहलियत, दबाव पड़ता है ना उसके ऊपर, तो सेल्स जो हैं वो म्यूटेट कर जाते हैं। अल्लाह को कभी ना भूलना, अल्लाह को भूलोगे कुछ नहीं बनना, मसरूफियत में अल्लाह को ना भूल जाना, मुसीबत में, इंगेजमेंट में, अपने करियर को ठीक करने की कोशिश में अल्लाह को ना भूल जाना, अल्लाह के साथ चलते रहना। अल्लाह आपको गाड़ियाँ दे, अल्लाह आपको टाई कोट पैंट आपको पहनाए, अल्लाह आपको मुअज़्ज़ज़ करे, आपके बाहर के वीज़े लगें, आप अमेज़ोन पे काम करें, आप खुल के पैसे कमाएं। मेरी आपके लिए दुआएं हैं। पैसा कमाना पड़ता है, इस दुनिया में आए हो, पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो गया है, बिजनेसेस बंद होते चले जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा क्या करना है, इन्फॉर्मेशन का फ्लड आया हुआ है, हर बंदा कन्फ्यूज़ हुआ हुआ है। अल्लाह करे अल्लाह आपको कुशाइश अता करे, मेरी दुआ है। लेकिन जब अल्लाह पैसा दे, जब तक नहीं देता तब भी, और ख़ास तौर पर जब अल्लाह ताला पैसा दे, तो मर्द जो होता है ना और औरत होते हैं, जब वो गाड़ी में से उतरते हैं ना और आपके हाथ में लैपटॉप का बैग है, राइट, और आपके हाथ में तस्बीह चल रही हो, अल्लाह का शुक्र आपकी ज़ुबान से निकल रहा हो, तो मज़ा आ जाता है ज़िंदगी गुजारने का। गुम ना हो जाना, गुम ना हो जाना, जो जो अल्लाह आपको कामयाबी देगा, गुम ना हो जाना। रब्बी ज़िदनी इल्मा की 3 तस्बीहात, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ंबी व वसीली फ़ी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, वज़ू करते हुए हाथों पे कूनियों के ऊपर पानी बहाते हुए 3 दफ़ा, बहुत बार बता चुका, ये लाजमी पढ़ते रहना। या रज़ाक़ू की 3 तस्बीहात करते रहना, सूरह इखलास की 1 तस्बीह करते रहना, आयत करीमा की 1, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की 1 तस्बीह, अगर हो सके तो इनकी 3-3 तस्बीहात, और सूरह इखलास की चूँकि लंबी है तो 1, और दुरूद इब्राहीम अल्लाह के बंदो पढ़ना होता है, अगर हो सके तो 1 तस्बीह कर लिया करो, बड़ा होता है लंबा होता है, 1 कर लिया करो, नहीं तो कम से कम 33 बार तो उसको सुबह शाम पढ़ ही लिया करो। और अपने चैनल वगैरह चलाने होंगे ना, अगर फेसबुक के पेज चलाने हो, चैनल वगैरह चलाने हो, तो ये इन चीप टैक्टिक्स में कभी ना चले जाओ कि लिंक्स शेयर कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं मुझे सब्सक्राइब कर लो, एक दूसरे को फ़ोन कर कह रहे हैं मुझे सब्सक्राइब, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। मैसेज को डील करना है। 150 सब्सक्राइबर ले लोगे, 200, क्या फ़ायदा, क्या फ़र्क पड़ा, बैठे रहो चुप करके। 0 सब्सक्राइबर, शुरू कर दो वीडियोस बनानी। तो फ्रीक्वेंसी बता रहा था कि 100 वीडियोस पूरी कर जाओ, अगर कंटेंट अच्छा है डिस्कवर हो जाएगा, कुछ ना कुछ अर्निंग आने लग जाएगी। और कंटेंट की क्वालिटी पे करो काम, और लोगों के कमेंट्स में जा जा के, लोगों की वीडियोस पे जा जा के स्पैम कर करके अपने लिंक्स देने, ये तो चीप काम होते हैं। और फिर टीम वर्क पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टीम बनाने का बड़ा शौक हो जाता है, बच्चे थोड़ी से पैसे कमाने लग जाते हैं, 2-4 लाख रुपए आने लग जाता है ना, तो कहते हैं आप छोटा सा ऑफिस खोल लेते हैं, 2-4 लड़के लड़कियां रख लेते हैं। बॉस बनने का शौक होता है ना बंदे को अंदर से, ये ऐसे करके घूमने वाली चेयर पे बैठ के थोड़ा सा ना ऐसे ज़रा कान को मोबाइल लगा के बिजी होने का, ये मेरा प्रोजेक्ट, वो मेरा प्रोजेक्ट, तो मिमिक
करना है, अच्छी बात है, करना होता है, लेकिन थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर बता देता हूँ कि जो स्टार्टअप्स हैं ना, उसमें उनका जो आगाज़ होता है ना, जब आप स्ट्रगल पीरियड में जा रहे हो, अगर थोड़ा सा हवा का झोंका अच्छा आ रहा है, आपको थोड़ा सांस आ रहा है, तो ख़वातीन को टीम में शामिल करने से एहतियात करो। आई नो लड़कियां सुन रही हैं और वो माइंड करेंगी, लेकिन ये वो बात नहीं है। बात ये है कि मर्द अगर कारोबार कर रहा है, जैसे कोई आपने एजेंसी बना ली, सॉफ्टवेयर हाउस बना लिया, कुछ भी आपने छोटी सी टीम बना ली, तो अगर आप ख़वातीन को साथ लेके आओगे ना, तो दोनों का पेंडा खोटा हो जाएगा, दोनों का रास्ता मारा जाएगा। क्योंकि औरतों का काम करने का अपना एक बिहेवियर है, इमोशनल बीइंग्स हैं, इंटेलिजेंस में हमारे बराबर हैं, लेकिन इमोशन ज़रा ज़्यादा गालिब होता है, ज़रा सेंटिमेंटल ज़्यादा होती हैं। इनके मसाइल अपने, ऑब्वियसली इट्स जेंडर बाइस्ड बात नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि मसाइल डिफरेंट होते हैं तो उलझ जाते हैं, स्टार्टअप्स उलझ जाते हैं। टीम बनाने के बाद हम एक ऐसी चीज़ में गिरफ्तार हो जाते हैं जो अननेसेसरी होती है। भुगता है मैंने सब कुछ भुगता हुआ है, सारी हर किस्म की मैंने हमाकत की हुई है, हर चीज़ में से गुजर। वैन देखो, जब मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे ज़्यादा, मैं कुछ लोगों से ज़्यादा जानता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा तो कभी भी नहीं जानता, ये तो अहमक पुना तो मैं नहीं कर रहा। लेकिन इसका एक मतलब लाजमी है कि मैंने गलतियां आपसे बहुत ज़्यादा की हुई हैं, इसलिए मेरे पास रिजल्ट बहुत ज़्यादा है। तो अगर तो लड़के हो, काम कर रहे हो, तो लड़कियों को टीम में ना लो, स्लो डाउन हो जाएगा प्रोजेक्ट, एक्स्ट्रा डिटेल्स में घुस जाओगे, पेनफुल हो जाएगा और एट द एंड फसाद होगा। अट्रैक्ट ना हो मर्द औरत के साथ, खुद मेरे साथ होता है, सबके साथ होता है, इससे निजात ही मुमकिन नहीं है। तो फीमेल आपके साथ जब काम करेगी, उसकी एक ख़ास जगह होती है। अगर आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया है, आप ऊपर चले गए हैं, बुनियादी ज़रूरत के चक्के में से निकल गए हुए हैं, स्ट्रगल में से बाहर निकल गए, मैं फिर आप रख लें, बच्चियों को रोज़गार दें, वो आएँ, जैसे रिसेप्शन पे हैं, प्रोग्रामर हैं, डेवलपर हैं, डिज़ाइनर हैं, एसईओ एक्सपर्ट्स हैं, आप उनको लगाएं, उनकी जॉब पे वो अपना काम करें, आपके साथ वो ग्रोथ में पार्टिसिपेट। एक होता है अभी खुद स्ट्रगल में है, साथ 2 लड़कियां 3 लड़कियां बिठा के बैठ गए, फंस गए, खुद भी मारे गए, अब फंसे में और इधर उधर हो जाते हैं ना बंदे। हम मर्द जो होते हैं ना जी, जो औरतें सुन रही हैं, मैं आपको एक बात, हम फिसल जाते हैं, नहीं रह सकते, अल्लाह ने नेचर बनाई हुई है। तो जितनी एहतियात कर लो उतनी ज़्यादा बेहतर है। और ख़वातीन के लिए मैं ये कहूँगा कि अकेले चलो, और वैसे भी जितना सोलो ट्रैवल करोगे उतने ज़्यादा लेस बर्डन रहोगे। और दूसरा, टीम बना के करनी क्या होती है, टीम का भी सुन लो। ये जो होती है ना जी टीम, ये कोई आजकल टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ है ना, कोई 2-4 करोड़ के प्रोजेक्ट पे जाके टीम बनाओ, करोड़ करोड़ 50-60 लाख 70 लाख तो बंदा अकेला कमा लेता है। टूल्स ऐसे एआई के टूल आए हैं, क्या ज़रूरत है इतनी ज़्यादा लेबर को अपने साथ इन्वॉल्व करने की। अपने अंदर क्या कहते हैं, स्मार्ट वर्क कहते हैं, मैनेजमेंट लेके आओ, स्किल लेके आओ, अपनी स्ट्रेटजीज ऐसी बनाओ कि 1-2 लड़कों के साथ आपको पता होगा टीम का गुजारा हो गया, 2 बंदे हो जाओ, 3 बंदे हो जाओ, बड़े प्रोजेक्ट ठीक ठाक चल सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। तो बहुत प्रोजेक्ट अल्लाह को शायश दे गया, प्रोजेक्ट हिट हो गया है, निकल गया होगा, कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो फिर टीम्स बनाओ, स्टाफ रखो, वो बिल्कुल और कहानी हो जाती है। लेकिन ओवरऑल स्टार्टअप्स में ज़रा बचने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं जिनको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और अपने कारोबार की, बिज़नेस की, स्टार्टअप की नाकामी जो होती है ना, उसको तवीज़ गंदे जादू टूने से, नज़र बद से मंसूब ना किया करें। खुदा के लिए अपनी नाकामी को कबूल करना सीखो। ये आपकी नाकामी है, इसको किसी दूसरे ने कबूल नहीं करना, इसको जिनके ज़िम्मे ना डालो, जिनको पता भी नहीं है आप उसके ज़िम्मे उठा के डाल रहे हो। कभी कभार कुछ हो जाता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है, अपने रूल्स होते हैं, दलील होती है, लॉजिक होती है, रीज़न पड़ी हुई होती है, कॉज पड़ी हुई होती है। देखो, सर्च करो क्यों नाकामी है ये, अल्लाह ताला बरकत दे देगा। इन चीज़ों से बचने की कोशिश करनी होती है। और अदरवाइज़ फिर अपने आप को जितना धोखा देना है देते चले जाओ, उसमें कोई बंदा किसी को रोक तो नहीं सकता। टू मच टाइम हेयर। अच्छा, एक दो छोटी छोटी चीज़ें और बता देता हूँ। अपनी किस्मत की तेज़ी जो है ना, उसको एक दफ़ा चेक कर लो। कुछ लोग होते हैं जिनका मुकद्दर फिज़िकल बिजनेस में बड़ा तेज़ होता है, कुछ लोग होते हैं जिनका ऑनलाइन में तेज़ होता है। और मैंने अक्सर देखा है, अक्सर लोगों को मैं देखता हूँ कि वो गलत बिजनेस में फंसे हुए होते हैं।
वो ऊबर का एक ड्राइवर था, मैं लाहौर था, वो मेरे साथ लड़ पड़ा, गाड़ी में बैठते कहने लगा ये मेरी गाड़ी है। मैंने कहा भाई आपकी गाड़ी है तो आप ना चलाएं इसको, आप मालिक बन के बैठे हैं, आप ड्राइवर बन के तो नहीं बैठे हुए, गलत बिजनेस में आ गए। यहाँ पे तो ड्राइवर बन के चलना पड़ेगा। रिस्पेक्ट एक अलग चीज़ है, लेकिन ये कस्टमर को बैठते ही आप बता रहे हैं शीशा बंद करें, ये मेरी गाड़ी है, तो फिर आप डिप्रेशन में गए हुए हैं ना। तो गौर कर लो कि कहीं गलत प्रोफेशन में तो नहीं हो। मैंने चेक करके देखा हुआ था, मेरे मुकद्दर का सितारा जो है ना, वो फिजिकल बिजनेस में बहुत तेज़ी से बूम करता है, लेकिन I'm लेज़ी, मैं टाइम पे उठ नहीं सकता। और मलंग आदमी हूँ तो मैं बिज़नेस के जो क्राइटेरियाज होते हैं ना फिजिकल बिजनेस पे, ड्यूटी देनी पड़ती है, वो मैं नहीं दे सकता। तो मैंने इत्तेफाक कर लिया कि अल्लाह मुझे इसी में कुछ आइश दे, मैं यहीं पे राज़ी हूँ। तो अपने आप को थोड़ा सा स्लाइटली ज़रा सिक्योर वे में, बगैर बड़ी इन्वेस्टमेंट किए, चेक करके देख लो कि आप फिजिकल भी हो सकता है गाड़ियों की सेल परचेज में आपका मुकद्दर ज़्यादा तेज़ हो, तो ट्राई करके देख लो। आइडिया के तौर पे बता रहा हूँ, यानी फिजिकल जिसमें प्रोडक्ट इन्वॉल्व है। अब तो आजकल तो सारा कुछ ही ऑनलाइन है, लेकिन ट्राई करके एक दफ़ा देख लो कि आपका मुकद्दर किस तरफ को, उसकी टेंडेंसी जो है वो बूम की तरफ है। ये बात मैं इतनी ही समझा सकता हूँ जितनी मैंने अभी समझा दी है। मैंने इसको जब टेस्ट किया था तो मुझे पता चल गया हुआ था, वो मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया है। इसको चेक कर लेना। एक बहुत बड़ा आपको मैं एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन बता देता हूँ, डस्ट, गर्दो गुबार। सफाई निसफ़े ईमान है। मैंने अक्सर लोग देखे हैं जिनके लैपटॉप गंदे, टेबल गंदे, ऑफिस गर्द से अटे हुए, फर्नीचर मिट्टी में भरा हुआ, उनकी गाड़ियों पे मिट्टी, उनकी बाइक्स पे मिट्टी, उनके जूते गंदे, उनके बाल बिखरे हुए। ऐसे ना करो, सफाई का ख्याल रखो। रिस्क मारे हो ना, तो सफाई करते रहा करो। डस्ट इज़ एन एलिमेंट ऑफ एनाइलेशन। दैट इज़ वाई प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हमें स्टेटमेंट दिया कि सफाई निसफ़े ईमान है, कि आधा ईमान तो फेथ का यही हो गया कि यू आर क्लीन, सो यू आर वेटिंग फॉर बरकत। आप इंतज़ार कर रहे हो अल्लाह ताला की कुशाइश के उतरने का। तो अगर आपका लैपटॉप गंदा है, अगर आपकी स्क्रीन गंदी है, अगर आपका मोबाइल गंदा है, या जैसे अगर आपके हाथ गंदे हैं, अगर आपके जूते गंदे हैं, क्या कर रहे हो? काम के दौरान में मैस हो जाता है। आप ट्रैवल कर रहे हो, आपकी गाड़ी गंदी हो सकती है। आप सारी रात सारा दिन काम कर रहे हो, आप बिजी हो प्रोजेक्ट में, मैस हो सकता है, कोई हर्ज वाली बात नहीं। बट उसके बाद सॉर्ट कर लिया करो चीज़ों को। एक तो एनर्जी ज़रा फ्लो में रहती है, एक अलग दुनिया है, इसमें नहीं जाना चाह रहा इस वक्त। दूसरा, एक ऐसी चीज़ है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमें जब तालीम फरमा दी है कि जो सफाई करेगा आधा तो वो फेथ के ऊपर वैसे ही खड़ा है, तो जो फेथ पे खड़ा होता है उस पर अल्लाह ताला की बरकत होती है। और वैसे भी जो क्लीनलीनेस है वो ग्रेसफुल है। यू आर रेडी फॉर समथिंग। आपके टूल्स, आपके गैजेट, आपके अप्रेंटिस आर रेडी। ये ऐसे ही है जैसे एक सर्जन जब ऑपरेट करने के लिए जाता है तो टूल्स बिल्कुल हाइजीन होते हैं, तो वसवसे की हद तक नहीं जाना होता। ये नहीं है कि हर वक्त स्प्रे लेके बैठे हुए हैं कि वहाँ पे क्यों ऐसे एक चीज़ दाना लगे। ये एक और एक्सट्रीमिटी है। इतना नहीं जाना होता, बट क्लीन रहने की आदत डालें। और स्पेशली अपने ऑफिस में जिस भी जगह पे अल्लाह ने एक छोटी सी टेबल भी दी हुई है, उसको ज़रा मैनेज करके रखो, टाइडी रखो, क्रिस्पी रखो, तो बहुत यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस। और इसके अलावा एट द एंड एक चीज़ होती है जी, जिसको मुकद्दर कहते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं, देना जो है वो अल्लाह ताला पर है कि अल्लाह ने किसको कितना देना है, किसको ज़्यादा देना है, किसको कम देना है। इस पे मैं पहले भी बहुत ज़्यादा बात कर चुका हूँ। आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट बात एक करूँगा। मुकद्दर के कई दर्जात होते हैं। मुकद्दर तंगी में रखा होता है, कुशाइश में रखा हुआ होता है, मुकद्दर फराखी में रखा होता है, मुकद्दर अताओं में रखा होता है, अमीरी में रखा होता है, सखावत में रखा होता है। तो रिस्क जितने भी हैं उनमें एक रिस्क होता है जिसको कहा जाता है तैयब रिस्क। इसके भी ग्रेड होते हैं। पाकीज़ा रिस्क जिसको कहा जाता है, इसमें आसानी बड़ी होती है जी। जो रिस्क पाक है ना, उसमें डिस्ट्रक्शन बहुत कम है, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी बहुत आसान है, उसको कमाना भी बड़ा आसान है, उसको खर्चना भी बड़ा आसान है, उसको लेना देना भी बड़ा आसान है। तो तैयब रिस्क की इंतहा होती है। इस वीडियो का मौजू नहीं है, लेकिन चूँकि आ गया है तो कुछ ना कुछ तो अल्लाह के फजल से बता के ही जाऊँगा। तसव्वुफ़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि फ़लाँ आदमी की फ़तह शुरू हो गई है। एक टेक्निकल टर्म है। इसका मतलब ये होता है कि
कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह की याद में चलता रहा 20-25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल हो गए, तो फिर मखलूक उसकी तरफ राग़िब होने लगती है। अल्लाह ताला मखलूक का रुजू कर देता है उसकी तरफ, तो लोग उससे मिलने आते हैं, उसको देखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, जो भी एक चीज़ है। और जैसे टेक्नोलॉजी में वायरल होता है, इस तरह अल्लाह की दुनिया में भी वायरल होते हैं अल्लाह के बंदो। आसमान पे भी मकबूल हुआ करता है आदमी। तो वो लोग मिलने आते हैं। जब लोग मिलने आते हैं तो उनको चूँकि मोहब्बत होती है, किसी का वो उस्ताद होता है, किसी का मुर्शद होता है, किसी का मेंटोर होता है, कुछ होता है, जो भी लगा लो। तो लोग आते हुए ना तोहफ़े ताइफ़ लेके आते हैं। तो और मैं अपने उस्ताद के पास जब जाके बैठूँ तो चीज़ें आ रही होती हैं। लोग टाइयाँ ला रहे हैं, गुड़ ला रहे हैं, शहद ला रहे हैं, चावल लेके आ रहे हैं, जिसको जो इस्तात है, कुछ पैसे दे रहे हैं, नज़र कहा जाता है इसको, वो दे रहे हैं। तो उस्ताद के पास आम तौर पे उनके पास चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। अब ये माल वो है जो उन्होंने कमाया नहीं है, ना उन्होंने कर्ज़ लिया है, ये तोहफ़े में मिला होता है। तो जब तोहफ़ा जो होता है इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती जी, क्योंकि ये आपने कमाया नहीं होता। आप इसको इसके जवाबदेह नहीं होते, आपने इसको बस एन्जॉय करना होता है। तो तैयब रिज़्क की सबसे आपको हाईएस्ट फॉर्म बता रहा हूँ। इससे भी खैर ऊपर 1-2 हैं, उसमें इस वक़्त नहीं जाऊँगा। लेकिन ये इस वक़्त की जो हमारी सरेदस्त हमारा मौज़ू है, ये तैयब रिज़्क की हाईएस्ट फॉर्म है। अब यहाँ तक तो क्या जाना, अल्लाह ताला जिसको अता करे। असल बात ये है कि इससे नीचे भी ग्रेड्स हैं। उसके तरीके भी होते हैं, रास्ते निकाले हुए होते हैं उसके। वो रास्ता ये है कि अल्लाह की राह में देना शुरू करें, बगैर गिने हुए। जो माँगे, बार-बार भी माँगे, जो ना माँगे। आगाज़ इसका अपने घर से होता है, अपने माँ-बाप की, भाई-बहनों की, अपने बीवी-बच्चों की कफ़ालत, उनकी खिदमत, उनको सर्व करना, उनकी जायज़ ख़्वाहिशात को पूरा करना, ये बहुत बड़ी नेकी है। और वहाँ से फिर बात पहुँचती है रिश्ते नातों तक, और वहाँ से होती हुई दोस्तों तक, और वहाँ से होती हुई गुरबा और मसाकीन तक जाती है, और इसके दर्जात हुआ करते हैं। और फिर जो माँगे उसको भी दो, और जो ना माँगे उसको भी दो, और फिर सखावत करने लग जाओ, बाँटने लग जाओ, और बगैर गिने देने लग जाओ। और जैसे एक फ़कीर है सड़क पे खड़ा हुआ, वो मैं प्रोफेशनल्स और नॉन प्रोफेशनल्स की बात नहीं कर रहा, मैं उलझने के मूड में नहीं हूँ। किसी ने माँगा, सवाल किया, तो क्या उसके दिल में होगा कि कोई 5, 10, 20 रुपए तो निकाल के अगर 100 दे दोगे तो क्या होगा? इतना फ़र्क पड़ेगा ना कि उसका दिल खुश हो जाएगा। वाओ मोमेंट है ना? तो उस वक़्त अल्लाह भी खुश हो जाता है आप। अगर कोई बूढ़ी औरत जा रही है, आपको लगता है मिस्कीन है, तो दे दो 500, क्या जाता है? मर जाओगे क्या? तो जब दोगे तो दिल से दुआ निकलती है। भूखे की अंतड़ियाँ दुआ देती हैं, वो दुआएँ मकबूल होती हैं माय डियर। वो देना शुरू करो, तो फिर लाखों में मिलना शुरू हो जाता है, और घटता नहीं है। और एक बात और बता दूँ, अगर किसी ने अल्लाह के रास्ते में दिया और उसको नुकसान हुआ, और उसके ज़हन में ये सवाल आया, चलो खोल देते हैं बात, वीडियो का एंड हो गया है। एक सवाल आया मेरे दिल में। मैं कंपनी चला रहा था जिसका मैं पहले भी आपसे 1-2 बार ज़िक्र किया। सेल्स वर हाई, 35-40 लाख तो एक्सपेंस ही था मेरा महीने का, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंस था। ऑलमोस्ट आप यूँ समझो साल, सवा साल के अंदर 5-6 करोड़ की ऑनलाइन सेल थी। दैट वाज़ नॉट अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, स्ट्रगलिंग प्रोजेक्ट था, लेकिन पैसा निकाल रहा था, मैं लगा भी बहुत रहा था, चीज़ें चल रही। तो मैंने देना भी शुरू किया हुआ था। तो अब चूँकि माज़ी हो गया तो अब बयान किया जा सकता है, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एनलाइटनमेंट टू द अदर्स। तो मैंने और मेरे पार्टनर थे, अच्छे आदमी हैं माशाल्लाह, दोस्त भी हैं वो। तो हमने मिलके अल्लाह की राह में आटा देना शुरू कर दिया। एक हमारे दोस्त हैं, उनकी चक्की थी, तो हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जुमे वाले दिन जो आटा है ना वो आप बांटा करें। और ये 2016, 15-16 की बात है। तो हमने हर जुमे, आप यूँ समझें, शायद कोई, अब मुझे याद पड़ता है, लाख रुपए का आटा होगा, वो हमने बांटना शुरू कर दिया। 2-2 किलो, 3-3 किलो के पैकेट्स बना दिए। बहुत था उस ज़माने में, पैसे की फिर भी थोड़ी वैल्यू थी। तो आजकल के हिसाब से तो 5-6 लाख के बराबर ही होगा। तो वो हमने देना शुरू, लाइनें लग जाती थी वो चक्की पे। हर जुमे लोग आते थे, बड़ी बड़ी दूर से आते थे। और हमने ये साल एक, जितना मुझे याद पड़ता है, हमने दिया। और भी अपने जोगे जो हम कर सकते थे अपनी अपनी जगह पे कर रहे थे। तो मैंने कंपनी छोड़ दी।
मैंने अपना काम बंद कर दिया। हो गया ना, बंद ही हो गया मेरा, मैं दबाव में आ गया, डिप्रेशन ने घेर लिया मुझे और चीज़ें आगे मेरी लाइफ स्टोरी सुनिएगा आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब जब वो देना बंद किया ना, तो अब ऑब्वियसली मेरे बिजनेस पार्टनर जो है, अल्लाह उनको खुश रखे, वो तो मेरे पे डिपेंड कर रहे थे बेचारे, उनका तो ये एक्सपीरियंस नहीं था, दोस्त थे। अब मैं बीच में से अपनी मुसीबत की वजह से निकल गया, तो उनको भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, उन्होंने सर्वाइव करने की बहुत कोशिश की। और मेरा इसमें कसूर है, मैं अल्लाह से इस मामले पे माफ़ी का खासगार हूँ और उनके सब्र की मैं दाद देता हूँ और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मामले में मेरे साथ तावन किया और नुकसान को बर्दाश्त किया। बहरहाल उन्होंने चलाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन नहीं चल सका। आखिरकार जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, आप उठ गए, तो गाड़ी कितनी देर तक चल जाएगी? तो कंपनी बंद हो गई। अब जब कंपनी बंद हुई, तो वो जिस चक्की पे जा रहा था सामान, वो उसके कुछ अरसे बाद वो चक्की भी बंद हो गई। आप यूँ समझे 5-6 महीने बाद, यानी ये पूरे का पूरा सिस्टम उजड़ गया। और कुछ समझे कि ये खुद से खुदा तक मेरी किताब आने के बाद मेरे वो जो चक्की वाले दोस्त थे, वो मेरे पास बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे कहा कि यार एक बात की समझ नहीं आई, हमने अल्लाह की राह में दिया और वो भी जब हम उनको पैसे देते थे आटे के लिए, तो वो उसमें प्रॉफिट नहीं रखते थे। वो इतना प्रॉफिट रखते थे जितना बिल वगैरह की कॉस्ट उन्होंने निकाल ली, और वो सस्ता आटा हुआ और वो बढ़ जाता था क्वांटिटी। तो वो कहते यार मैंने भी नेक नीति से दिया, मैंने अपना हिस्सा भी डाला और मेरी चौके चक्की की चलो प्रमोशन हो जाती थी, तो मैंने प्रॉफिट उसमें ख़त्म कर दिया और मेरे काम पे अच्छे सराहत आए उसके। और आप लोगों ने दिया, इन्वेस्टमेंट्स की अल्लाह के रास्ते में, तो ये क्या हो गया? ये सारा कुछ बंद कैसे हो गया? इसमें बरकत कहाँ गई? तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे आपका तो पता नहीं है, सवाल ये हम 3 बंदों के लिए है, एक मेरे पार्टनर के लिए, एक मेरे लिए और एक आपके लिए। आपने मुझसे पूछा है, तो जवाब तो आपकी अपनी अपनी ज़िंदगियों में निकलेगा। तो मैंने उन्हें ना अपनी खुद से खुदा तक किताब दिखा दी निकाल के। तो मैंने कहा कि जब ये सब कुछ हुआ, तो मेरे जहन में भी सवाल ये था कि मेरा रिस्क तंगी का शिकार हो गया, दबाव मुझ पे पड़ गया और मेरा करियर ख़त्म हो गया। तो मैं तो अल्लाह के रास्ते में देने वाला हूँ, ज़्यादा देने वाला नहीं, लेकिन अल्लाह के फजल से जितना हम सब लोग करते रहते हैं। तो ये सारा कुछ क्यों हुआ है? तो मेरी ज़िंदगी में सबसे जो खूबसूरत हैपनिंग हुई है, वो खुद से खुदा तक मेरी किताब हुई है, और जिसका मैं हरगिज़ हरगिज़ हकदार नहीं था। वो ख़ासुल ख़ास सरासर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत मुझ पे हुई और मुझे तो पता नहीं चला कि किस वजह से हो गई। अल्लाह ताला बादशाह, जिसको देना चाहे वो कहता है रोता फिरता है इसको दे दो, उसने मुझे दे दिया। बस मेरा यही क्वालिफ़िकेशन थी। कोई मेरे पास इल्म नहीं था, सच आपको बताता हूँ। कोई मेरी तपस्या, कोई मेरे मुजाहदे, कुछ चिल्ले, कुछ ऐसा मेरे अंदर मौजूद नहीं था कि मुझे इतनी पढ़ी जाने वाली किताब दी जाती। बस आप यूँ समझिए कि कहा गया कि दीवारों में लगता रहता है, रोता पीटता रहता है, इसको दे दो। तो मुझे दे दी और वो 20-21 दिन में ही दे दी। तो मुझे तो पता है कि उस आटे ने, वो जो लोगों ने खाया और जो दुआएं की हैं, वो मुझे आपके सामने लग रही हैं अभी। तो ऐसे होता है ये काम। शॉर्ट साइटेड ना होकर देखा करें। आपने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया तो वापस आना ही आना है। खाली रिस्क पैसा नहीं होता जी, इज्जत भी रिस्क है, ज़िंदगी भी रिस्क है, और हमें पता ही नहीं होता। हम अल्लाह के रास्ते में दे के आते हैं, हमारा कोई नुकसान हो जाता है, हम कहते हैं हमारे पैसे उजड़ गए, हमने तो अल्लाह के रास्ते में दिया था। हमें क्या पता कि किसी के बच्चे की मौत टाल दी हो, हमें क्या पता हमारी अपनी मौत टाल दी, हमें क्या पता क्या हुआ है, कहाँ से हमें दिया गया है। तो ज़रबें लग के आता है। तो ये जो है ना सीक्रेट है इस सारी वीडियो का। देते रहिएगा अल्लाह के रास्ते में, लुटाते रहिएगा, तो ज़लजलाले वल इकराम जो है वो आपके ऊपर लुटाता रहेगा। और जब ये लूप चल जाएगा ना डिवाइन ब्लेसिंग का, तो ना आपके पास ख़त्म होगा, ना उसने ख़त्म होने देना, ना आपके पास ख़त्म होना है। तो ये आता रहना और जाता रहना और बढ़ता रहना है, और जितना बढ़ता रहे उतना ज़्यादा करते रहिएगा। अल्लाह ताला, ये मेरे अंदर ना, ये जो वीडियो है ना, ये मेरे दायरे से हटके ही थी एक तरह की, लेकिन मुझे बड़ी देर से ये ख्वाहिश थी कि मेरा जो पेशा है उसके ऊपर अगर मैं 1-2 घंटे बोल दूं, और अगर वो किसी की कन्फ्यूजन दूर कर दे, किसी के काम आ जाए, किसी का अगर करियर सेट हो जाए, तो आखिरत में मेरे काम आएगी ये चीज़। तो आज वो भी अल्लाह ने बोझ
मुझ पर से हटा दिया, ये हक अदा हो गया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।